Okay, good evening everyone. गुड इवनिंग सर। Okay, so आज हम आपको डिस्कस करना है हमारा असाइनमेंट जो आयरिस डेटा सेट था। और मैं ये नोट कर रहा हूँ कि हर बार कुछ पर्टिकुलर लोग ही सबमिट कर रहे हैं, सब लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं। और ये तो पर्टिकुलरली बहुत ही ईजी एग्जांपल था। ओके, सो ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप सबमिट करना चाहते हो नहीं करना चाहते। बट मैं किसी फॉल्स होप्स में आपको नहीं रखना चाहता। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जस्ट आप लेक्चर्स लोगे और फिर आप सोचो दैट यू गेट अ जॉब या फिर यू लर्न एनीथिंग इन एमएल, सो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, आपको आपके हैंड्स डर्टी करने पड़ेंगे, आपको कोड करना पड़ेगा। सो जो करेगा एक्चुअली उसको ही लर्न होगा। सेकेंड मोर थिंग जो मेरे को नोट हुई है, आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपके कुछ नोटबुक्स मेरे को देख के कि आप में से कई लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है कोड के अंदर। ओके, इट्स लाइक बेसिक थिंग होती है, उनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। सो व्हाट आई वुड लाइक कि आज का सेशन, ठीक है, आयरिस डेटा सेट बहुत ही सिंपल डेटा सेट है और ये प्रॉब्लम इतने इसमें कुछ है नहीं इतना फीचर इंजीनियरिंग करने में कि क्या। सो आप लोगों को जो कोड करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी को या कुछ डाउट्स आ रहे हैं पहले जितने भी टॉपिक्स के, ओके, या लास्ट वीक वाले टॉपिक्स के, जैसे भी है, तो आज वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ओके, सो ओके, सो अच्छा, अभी किसी को असाइनमेंट में कुछ पूछना है, मतलब किसका असाइनमेंट पहले लेना है, कुछ इस टाइप से, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेरे कुछ को पूछ। डाउट है। अच्छा, आपको डाउट है? क्या? ओके, चलो पहले हर्ष हेलो का असाइनमेंट। हेलो, सर, मैंने भी असाइनमेंट सबमिट किया, मेरा असाइनमेंट यहाँ क्यों नहीं है? आपने कहाँ सबमिट किया एक्चुअली? आपने कब भेजा था? सर, व्हाट्सएप पे ही सेंड किया था। नहीं, मेरे को ध्यान है आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, बट सर, असाइन। क्वेश्चन नहीं, मैंने ये बोला था कि पाइपलाइन से मेरा एक एरर आ रहा है, तो ओके, उसके लिए आपने मेरे को एक सजेशन दिया था। तो अभी तक वो मैंने उसमें इनपुट करके देखा नहीं, क्योंकि 2 डेज से मैं वही कर रही थी, बैक लेक्चर्स देख रही थी। ओके, ओके, और आज अभी क्लास के बाद ही मैं उसे वापस लगा के देखूंगी कि कैसे वो सही हो रहा है। बट आई थिंक 1 और 2 कोड सेल में एरर है, बाकी में तो नहीं है। ओके। तो शायद मेरे को मेरा से छूट गया होगा आपका, आपकी जो ओके ओके नोटबुक है। आप एक बार जो आपका कोड आप रन करना चाह रहे थे, जो आप चेंज करना चाह रहे थे, वो करके आप दोबारा भेज देना, मैं ऐड कर दूंगा इसमें। ओके, ओके सर, नो इतना इशू। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इट्स मतलब दिस असाइनमेंट इज ऑल कि आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखो आप कि आपने जो लर्न किया है आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, आपको किसी दूसरे को प्रूव नहीं करना, आपको बस खुद सीखना है इसमें। ओके, इट इज जस्ट फॉर यू। ओके, सो हाँ, सो हर्ष ने कहा कि उनकी नोटबुक पहले लें, उनको कुछ पूछना है, तो एक बार हर्ष की नोटबुक ओपन करते हैं।
एक मिनट, ये डेटा सेट लोड कर लेते हैं इसमें पर। सर मुझे भी एक बेसिक क्वेरी है। एट द एंड हाँ ऑफ दिस नोटबुक मींस जो कल वाला आपने असाइनमेंट दिया ओके। उसके डिस्कशन के एंड में जो अभी तक अपने जितना भी यहाँ पे रन कर रहे हैं, भले पीसीए का असाइनमेंट था या फिर ये रिग्रेशन, लॉजिकल हम्म। रिग्रेशन का, सो उसकी वजह से मेरे कहीं ना कहीं कोई कोई जगह पे एरर आ ही रहा है। मुझे वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। इवन मैंने ओके वापस से गो थ्रू भी की है वीडियोस। ओके। सो अगर आपके पास नोटबुक है जिसमें आपको एरर आ रहा है, सो आफ्टर ये हर्ष की नोटबुक है, आप स्क्रीन शेयर करके आप शो कर सकते हो आपको कहाँ पे एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके सर तो राइट नाउ मैंने ऑफिस के सिस्टम से ज्वाइन कर रखा है कॉल, ओके तो ओके वो मेरे पर्सनल लैपटॉप में है। ओके ओके, नो इश्यूज। Sir, I am also getting error like while trying this assignments. नहीं, okay, what kind of, first thing I want to know what kind of error, okay? Okay, Yeah. yes, sir. Like I used the pipeline and like to model this, I use logistic regression, Okay, and it is saying like it has reached the number of iterations. yes, sometimes it happens that it reach the number of so in that case there is it only gives the warning that it reached the limits, number of iterations has surpassed the limit like that. So for that, I think we have to change some parameter, something in logistic regression. It is happened sometime. Okay, so it is not that a major issue. You can anyways you can use a different model also for that. But in logistic regression also there is a hyperparameter from which you can correct this type of error. Okay. Okay. So I also got the same error, but it was Mhm. showing like you have to follow certain document to scale the Yes, data, yes, and yes, it was yes. giving this scaling Yes, parameters in the sklearn. sometime what happens, logistic regression is a linear model, okay, and it initializes your in your linear regression in the equation of the line, it initializes your value of m and your value of intercept, okay. So if the data is not properly scaled, sometimes it means stuck in a loop or something like that. So at that point of time, it gives like this warning. So it is always better, as I have said earlier also, with linear models. If you are doing scaling, then they are most of the times they'll perform very much better. Okay, likewise. Okay, yeah, हर्ष आप बताओ अभी आपको इसमें क्या पूछना है? सबसे लास्ट में सर एट द एंड वहाँ पे ये सर ऊपर से स्टार्टिंग है, यहाँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। सर हमारे पास 3 बाइनरी नंबर थे, 0 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 35 और 36 और 38, राइट। तो और इसके बाद जब मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट किया, तो उसके बाद तो ये 2 नंबर का जो मेरा वाई ट्रेन ओके, आप पहले प्रिडिक्शन दे रहे हो, बाद में आप वाई ट्रेन, तो ट्रेनिंग डेटा पे आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल रहे हो बेसिकली। यस ओके देन जब मैंने ये थ्रेशोल्ड वैल्यू पास करके मैंने जब फिट किया, तो मेरे को ये कुछ और कंफ्यूजन मैट्रिक्स दे रहा है, और उसमें 2 का वैल्यू 0 है, मतलब 2 तो हमारे प्रिडिक्शन से आउट ही हो गए। ऐसा क्यों हुआ, वो जानना था। ये वाई प्रेड, आपका वाई प्रेड है, वाई प्रेड कहाँ पे रहता है? सर नीचे नहीं, वाई प्रेड आपने यहाँ पे यूज लिया है। ये मैं डिफाइन किया हूँ सर ओके, कस्टम। यहाँ पे वाई प्रेड आपने डिफाइन किया। उसमें देन मैं पास किया और ये आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू। प्रोबेबिलिटी का प्रोवाइड, हाँ। हाँ थ्रेशोल्ड वैल्यू मेरे को 0.64 मिला। ओके, तो आपने पास आउट किया। तो यहाँ देन पे मैं आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ किया उसके बाद। यहाँ पे आपका फाइनल ओपी के अंदर आपका आ जाएगा हाँ आउटपुट, फाइनल आउटपुट आ जाएगा। हाँ, देन मैंने प्रिंट किया। ओके,
कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट है। ऊपर वाले और नीचे वाले में थोड़ा तो अंतर है। क्या अंतर है? जस्ट लाइक आप यहाँ पे ऑर्डर आपका डिफरेंट है, यहाँ पे पहले आप प्रेडिक्टेड वैल्यू दे रहे हो, बाद में आप इसका एक्चुअल वैल्यू दे रहे हो। वो चेंज करके, और अब पता नहीं कि इसमें चेंज करने से कितना फर्क पड़ेगा, बट बट यहाँ पे आपका ये वैल्यू यहाँ पे ये नहीं हाँ आनी चाहिए, तो ये क्यों आ रही है और यहाँ पे एकदम जीरो आ रहा है? सो हाँ ठीक है, राइट, ये तो हो सकता है थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज हाँ थ्रेशोल्ड वैल्यू से कुछ असर पड़ा है, बट हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? देखो ये आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये आपका मतलब ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट से ही निकाल रहा है। ये और राइट। इसमें जब आप ये निकालते हो बेसिकली F1 स्कोर यहाँ पे निकालते हो अलग अलग क्लास का, ओके। सो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होता है कि आपको जस्ट लाइक वेटेड एवरेज चाहिए कि आपको मैक्रो वाला चाहिए, ओके, इस टाइप का F1 स्कोर के अंदर। सो उससे क्योंकि फर्क पड़ सकता है आपके F1 स्कोर में, या फिर आप कह लो आपके ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव आप ड्रॉ करोगे उस केस में। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको प्लॉट करके देखा आपका थ्रेशोल्ड कौन से रीजन पे आ रहा है? बेसिकली ये जो 0.64 है, क्योंकि क्या है कई बार हम प्लॉट करते हैं तो हमारे को पता पड़ जाता है कि ओके दिस इज नॉट करेक्ट, कि हमारा सपोज करो यहाँ पर आता है तो आपको पता पड़ जाता है कि आपके फॉल्स पॉजिटिव इंक्रीज हो रहे हैं इस थ्रेशोल्ड हाँ से, तो ये दिस मैंने नहीं थ्रेशोल्ड इज किया, ये नॉट मैं कर करेक्ट। लूंगा, ये मैं कर। उससे एक बार क्या है आइडिया पता पड़ जाता है कि कहाँ पर आ रहा है वो। तो एक बार आप ये करके देखना, और डेफिनेटली ये थ्रेशोल्ड की वजह से ये कई बार देखो सही भी नहीं आता, हर बार ये तो एक्सपेरिमेंटेशन मल्टीवेरिएट भी करके है और देखना पड़ता है हमारे को। लाइक दैट। इसके अंदर मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है। यस आ, हाँ, व्हाट इज दिस वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर? वेरिएशन इन्फ्लेक्शन हाँ फैक्टर, तो ये हम लोग पढ़ा था सर लीनियर रिग्रेशन में मल्टीकोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं। अगर वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर 5 से ऊपर हो तो उसको कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, या ये कॉलम दूसरे कॉलम पर डिपेंडेंट हो सकता है। मल्टीकोलिनियरिटी होती है assumptions ऑफ स्टैट्स लीनियर। मॉडल का है ये, आउटलायर इन्फ्लुएंसर। मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट करके ऐसे देखा था, ओके, तो इसके लिए में नहीं आता है, स्टैट्स मॉडल में आता है। सो स्टैट्स मॉडल ये में। पी वैल्यूज के सिमिलर रहता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर? नो सर, पी वैल्यू तो नहीं रहती हमारी, पी वैल्यू दूसरी रहती है, ओके, पी वैल्यू नहीं रहती, पी वैल्यू। क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ एक्चुअली इस चीज को, हाँ वेरिएंस ये इन्फ्लेशन मैंने पढ़ा फैक्टर। था, ये मैंने एजम्पशंस में पढ़ा था। अच्छा, लीनियर मॉडल के 5 एजम्पशंस हैं, उसमें मैंने पढ़ा था ये। ओके। सो स्टैट्स मॉडल तो इससे आपने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, जैसे लाइक आपने इसको यूज तो किया? ऑब्जर्वेशन ये सर, पेटल अगर कुछ कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे पेटल लेंथ सेंटीमीटर पर, मैंने ड्रॉप करके नहीं देखा, मेरे पास ओके, टाइम नहीं था इसलिए। तो मैंने ये दूसरा प्रोजेक्ट ड्रॉप किया है जितना वैसा, ज़्यादा आपकी वैल्यू आएगी उसको हाँ आप ड्रॉप कर सकते ड्रॉप हो। कर सकते हैं, वो ज्यादा मल्टीकोलिनियरेटेड है दूसरे कॉलम पे में। अच्छा, वो मतलब ओके दूसरे कॉलम से ज़्यादा वो रिलेट कर रहा है बेसिकली। हाँ ओके, दैट्स ऑल। सो बाकी सबको एक बार थोड़ा मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि व्हाट इज दिस मल्टी कोलिनियरिटी। सो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है बेसिकली कि आपका सपोज करो ये आपका ट्रेनिंग डेटा है, आपके सारे ट्रेनिंग कॉलम्स है और ये आपका आउटपुट कॉलम। ओके, सो कोलिनियरिटी इफेक्ट करती है कि सपोज करो कि अगर आपका वाई कॉलम है, अगर आपका कोई इनपुट कॉलम आपके आउटपुट कॉलम्स को इफेक्ट कर रहा है, ओके, कि वो कोलिनियर है उसके, कि सपोज करो कि अगर आपका इनपुट कॉलम बढ़ रहा है तो उसी के देखा देख किसी प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट कॉलम भी बढ़ रहा है, ओके। या अगर इनपुट कॉलम घट रहा है तो सपोज करो आउटपुट कॉलम भी घट रहा है, या फिर रिवर्स भी हो सकता है कि अगर ये डाउन हो रहा है ये अप हो रहा है, ओके। और जितना स्ट्रांग होएगा उतना स्ट्रांग उसका कोलिनियरिटी होगी। इस केस में कोलिनियरिटी गुड होती है कि आपका इनपुट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है आपके आउटपुट वेरिएबल पे, ओके। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप आपके दो इनपुट कॉलम्स के बीच में कोलिनियरिटी निकालते हो, ओके, और फिर उसमें ऐसे होता है कि आपका एक कॉलम बढ़ रहा है और दूसरा कॉलम भी बढ़ रहा है, ओके, किसी प्रोपोर्शन में, सो उस केस में आपका ये इट इज़ अ नेगेटिव थिंग फॉर योर मॉडल, ओके। सो उस केस में हम क्या जनरली एफर्ट करते हैं कि आपके जितने भी इनपुट कॉलम्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, ओके। सो ये थोड़ा मल्टी कोलिनियरिटी का इशू रहता है।
सो लीनियर मॉडल्स में कई बार, और ये जितनी भी चीज़ें हैं लीनियर मॉडल्स पे इफेक्ट करती है, कि जो भी मैंने मल्टीकोलिनियरिटी बताया आपको। सो ये बेसिकली ये एक बार देख लेना चाहिए मल्टीकोलिनियर है डेटा या नहीं है डेटा। ओके, अगर आप लीनियर मॉडल्स यूज कर रहे हो तो ये पियर्सन कोरिलेशन से भी पता चल जाता है। हाँ, ये दोनों एक ही मतलब एक ही है, इसी टाइप से ही हैं ये दोनों, हाँ। पियर्सन कोरिलेशन और अपने मल्टीकोलिनियरिटी। ओके, सो ओके, कोई और, किसी और को कुछ पूछना है किसी की नोटबुक में? एनी अदर वन? ओके, सो किसी को कोई डाउट नहीं है आयरिस डेटा सेट में या पहले के लेक्चर्स में? कुछ भी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो सर एक बार सैटरडे वाला रिपीट करा दीजिएगा, जो सैटरडे वाला को पूरा लेक्चर? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा करा दीजिए, उसमें थोड़ा समझ नहीं आया आखिरी का सर, काम आ गया था कुछ को, मैंने अटेंड नहीं किया था आखिरी का जो था 1 आवर का। ओके ओके, वो हम एक बार ये डिस्कशन हो जाए उसके बाद हम ले लेंगे आरओसी करता, ओके कोई इशू नहीं। सर, और कोई? यस। मेरा वो एक कॉमन क्वेरी था, हाँ, लाइक अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है यस। उसमें जब आप करवा रहे होते हो वो सब समझ में आ जाता है, और आपका जो डेटा सेट होता है वो बहुत सिंपलर होता है, यस। कि उसमें अलग अलग डेटा हाँ, टाइप्स नहीं होते हैं, यस। है ना। कोई एक आधा होगा और वो हम ड्रॉप कर देते हैं, बट ड्रॉप करते जब हैं हमें उसको, हम मॉडिफाई कर देते हैं। हाँ, जब हमें असाइनमेंट्स के अंदर एक मिक्स डेटा लाइक डेटा टाइप मिलता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कॉलम ड्रॉप करने के बाद में भी या मैपिंग करने के बाद में भी ना कुछ एरर रह ही जाता है, कि वो इनकंसिस्टेंट आ रहा है, स्ट्रिंग टू इंटीजर, कुछ कुछ ऐसा मतलब एरर आता ही रहता है। तो कभी कभी समझ में नहीं पड़ता है कि ना जो भी हम लाइक मॉडल लगा रहे हैं या जो भी हम उस पे कुछ सेट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे उस डेटा टाइप उसको अफेक्ट कर रहा है देखो, और क्यों कर रहा है। सबसे पहले थिंग ये है कि आपको बिफोर फीडिंग योर डेटा टू मॉडल आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। ओके, डेटा क्लीनिंग पहले करनी पड़ती है। अब डेटा क्लीनिंग में क्या क्या पार्ट होता है, जैसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो है कि आपको मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है। ओके, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना है, फिर देखना है कि कोई आउटलायर है कि नहीं है, उसको हैंडल करना है। ओके, मिसिंग वैल्यूज हैंडल हो गई, आउटलायर हैंडल हो गए। नेक्स्ट देखना है कि आपके सारे जो कॉलम्स हैं वो न्यूमेरिक कॉलम होने चाहिए। ओके, न्यूमेरिक कॉलम होने चाहिए, जस्ट लाइक आपका इंट या तो INT इसमें हो डेटा टाइप, या फिर आपका फ्लोट में। ओके, इस टाइप से। तो ये 2 डेटा टाइप्स होते हैं, इसके अंदर ही हमारा मॉडल ट्रेन होता है। और इसको हम कैसे निकालते हैं, अगर आप ये df डॉट इन्फो अगर आप करते हो, ओके, इन्फो अगर आप करते हो, तो आपको पता पड़ जाता है कि आपके पूरे कॉलम्स की लिस्ट आ जाती है, और उसमें आपका डेटा टाइप्स आ जाता है, किस कॉलम पे क्या डेटा टाइप है। हो सकता है कि कोई कॉलम आपका न्यूमेरिक तरीके से हो, बट उसका डेटा टाइप आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। उस केस में क्या होता है नॉर्मली, कि आपका कोई कॉलम में कोई एक वैल्यू ऐसी है जो आपके पूरे डेटा, जो वो कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज कर रही है। सो वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू एंड वी हैव टू ईदर रिमूव इट और कन्वर्ट इट अकॉर्डिंगली। ओके, सो एक स्टेप तो ये होता है। दूसरा स्टेप ये है कि सपोज करो कि वाकई में स्ट्रिंग डेटा सेट है, जस्ट लाइक हमने पहले किए थे, जैसे अपने हाउसिंग प्राइस के अंदर किया था कि आपका बिल्ट टाइप एरिया मतलब वो क्या है, जस्ट लाइक सुपर बिल्ट अप एरिया है या आपका कारपेट एरिया है। ओके, सो वो स्ट्रिंग वाली वैल्यूज थी। तो उसको हमने या तो लेबल एनकोडिंग से किया था, ओके, या वन हॉट एनकोडिंग से किया था। ओके, इस टाइप से हमने उनको सॉल्व किए थे, उन टाइप के कॉलम्स को। जो स्ट्रिंग वाले कॉलम्स थे उनको न्यूमेरिक कॉलम्स में कन्वर्ट किए थे, लेबल एनकोडिंग और ऑर्डिनल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग। ओके, सो यस, आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप कह रहे हो कि मैपिंग। ओके, सो मैपिंग के अंदर बेसिकली क्या है कि वो बहुत ही सिंपल डेटा सेट्स के अंदर होता है। नॉर्मली आपका लेबल एनकोडिंग या वन हॉट एनकोडिंग ही होता है। तो सपोज करो जिस लाइक हमारा आइरिस वाला डेटा सेट है, सिंपल है, और हमारे को पता है इसका टारगेट कॉलम है, उसको जस्ट 3 वैल्यूज है। ओके, सेटोसा, विर्जेनिका और वर्सिकलर। ओके, लाइक दैट। सो उनको हमने या तो मैपिंग से या रिप्लेस करके हमने सेट कर दिया। ओके, 0 1 2 या 1 2 3 लाइक वाइज। सो वो चीज़ आप कर सकते हो, बट इसी चीज़ को आप लेबल एनकोडिंग से या ऑर्डिनल एनकोडिंग से भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद फिर आपको df.info चला के देखना है,
सारे कॉलम्स न्यूमेरिक है कि नहीं है। अगर सारे आपका इंट में आ रहे हैं या फ्लोट में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप उस मॉडल को फीड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। तो बिफोर फीडिंग इट टू द मॉडल यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डेटा इज क्लीन फर्स्ट। ओके, तो तभी आपको रिजल्ट आएंगे, वरना हर बार क्या है कुछ ना कुछ एरर आएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक सपोज करो कॉलम है, अब उसमें से 100 अगर टोटल रोज है, उसमें से 99 रोज का डेटा उसका सही है, कोई एक के अंदर उसका डेटा अलग है, सपोज करो डैश आ गया, ओके, या न्यूमेरिक डेटा था तो उसमें 22-33 ऐसे कुछ कर दिया, सो वो डेटा गलत है। ओके, तो आपका मॉडल वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, सो वो एरर थ्रो करेगा सिर्फ उस पॉइंट के लिए। तो वी हैव टू फाइंड दैट डेटा सेल, और हमारे को उसको या तो रिमूव करना है या उसको करेक्ट करना है। तो दिस इज द थिंग। ओके, और जस्ट लाइक आप कह रहे हो कि आपको कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, सो मतलब इट इज़ बेटर कि आप एक्चुअली वो नोटबुक आप मतलब शो करो कि आपको क्या एरर आ रहा है, किस टाइप का एरर आ रहा है, तो हम उसके और डीप के अंदर जा सकते हैं कि ओके फॉर दिस रीज़न कि आपको ये वाला एरर आ रहा है। ओके, बट मेजर जो प्रोसेस फ्लो है वो कुछ इस टाइप का है दैट जो आपको फॉलो करना होता है। ओके, अगर इसमें से कोई भी एक छूटा, कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट वाले कॉलम्स हैं, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप वाले कॉलम है, तो आपका मॉडल ट्रेन नहीं होगा, वो एरर शो करेगा, थ्रो करेगा। ओके, सो लाइक या अगर कोई मिसिंग वैल्यूज रह गई आपके डेटा में, जस्ट लाइक आयरिस में तो कोई मिसिंग वैल्यूज हैं, बट अगर कोई मिसिंग वैल्यूज रह गई तो वो एरर थ्रो करेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारे को चेक करनी पड़ती है बिफोर फीडिंग इट टू द मॉडल। और आपको जो भी एरर है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप उसको शो करना, हम क्लास के बीच में भी डिस्कस कर लेंगे उसको। ओके, या तो कल या परसों जैसे भी है। सर एक चीज और थी, हाँ हाँ, लाइक कभी कभी ये पता नहीं पड़ता प्रैक्टिस के टाइम पे कि मेरा टारगेट कॉलम क्या है। एक ओके, एग्जांपल से बता देती हूँ। बीइंग अ ह्यूमन, अगर हमें ये बोला जाए कि ओके यू आर टू डायग्नोज हार्ट रेट प्रॉब्लम्स, तो हम बोलेंगे कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है डेफिनेटली ही और शी हाँ, माइट हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, है ना। यस यस यस, बट यही चीज हमें किसी मॉडल के अंदर फीड करते हैं तो वो एक पूरा बायोडेटा मांगता है ना। तो उस बायोडेटा का एनालिसिस करने के बाद में प्रिडिक्ट करता है कि ओके हार्ट प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। आज मेरे को एक रियल टाइम डेटा सेट मिला था 2000 क्रॉस 1755, मतलब ये मैट्रिक्स का डायमेंशन था। तो वहां पे जब मैं उसे देख रही थी तो फिर मेरे को ऐसे लगा कि इसमें मुझे टारगेट कॉलम नहीं पता है कि किसके साथ मुझे कंपेयर करना है। तो सर वो चीज इतने बड़े डेटा सेट में मैं कैसे फाइंड आउट करूं? तो जब भी आपको इस टाइप का डेटा सेट मिलता है कहीं से, तो उसमें बेसिकली डेटा सेट के डिस्क्रिप्शन में होता है कि दिस इज योर टारगेट वेरिएबल, की ये सारा आपका पैरामीटर्स हैं, और इसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि वेदर उसको है या नहीं है, क्लासिफाई नहीं कर रहे। या फिर एक होता है कि इसमें हम आखिरी में ये देख रहे हैं कि वेदर इस पर्सन को डिजीज है कि नहीं है। सो इन सब चीज़ों के लिए आपका जो भी डेटा सेट आप जिस भी वेबसाइट से देखते हैं, जस्ट लाइक एक UCI करके हुआ है वेबसाइट, वो भी काफ़ी डेटा सेट आपके होल्ड करती है, और आपके गूगल डेटा सेट्स है, वहाँ पे आपको काफ़ी डेटा सेट्स मिल जाते हैं, और कैगल में तो है ही। तो आपको मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स जो स्टैंडर्ड डेटा सेट्स होते हैं, जिनको कंपनीज मेंटेन करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसका मिलता है, उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि इसमें ये किस टाइप का डेटा है, कहाँ से कलेक्ट हुआ है, किस टाइम पीरियड के बीच में कलेक्ट हुआ है, ओके, किस टाइप के लोगों का इसमें डेटा लिया गया है। तो एक्चुअली मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती है। सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हार्ट डिजीज का डेटा है, जैसे आप कह रहे थे, अब हो सकता है कि वो जो डेटा है वो अमेरिका में लिया गया हो उनके लोगों के लिए, अब उनका डाइट है, मतलब उनका, आप कह लो कि उनका जीनोलॉजी है, जो उनका जेनेटिक टाइप है, वो हम लोगों से काफ़ी अलग है। ओके, और उनका रहन सहन, उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ और सब कुछ, हर पैरामीटर्स उनका अलग है हमारे से। तो अब आप उस डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन करके अगर यहाँ के जो मतलब इंडिया के जो लोग हैं, अगर उन पर आप प्रिडिक्ट करोगे, सो बहुत अच्छा चांस है कि आपका मॉडल सही प्रिडिक्शंस नहीं देगा। ओके, सो इसके लिए जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाते हो, तो उसमें इस टाइप का थोड़ा रिसर्च होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, कितनी सिमिलरिटी है, वेदर हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक चीज़ तो ये। और रही बात टारगेट वेरिएबल की, तो वो आपको डेटा का डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ से आपको जरूर पता पड़ जाएगा कि आपको यहाँ पे ये मतलब इससे प्रिडिक्ट हो रहा है बेसिकली। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन देखना ही मतलब उससे ही पता पड़ता है। और बाकी तो ये है, जैसे एक नॉर्मल केसेस में अगर आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, सो बेसिकली उसमें आपको पूरी प्रॉब्लम का पता रहता है कि आप
क्या फाइंड कर रहे हो और किस टाइप का डेटा आपको चाहिए। सो वो एक इतना बड़ा इशू रहता नहीं है। ये जो इशू आपको आ रहा है बेसिकली ये तब आ रहा है कि जब आप किसी दूसरी वेबसाइट से जाके कोई डेटा आप ले रहे हो, ओके, या किसी एपीआई से आप डेटा फेच कर रहे हो, उस केस में आपको ये रहेगा। तो उसमें इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रेफर डॉक्यूमेंटेशन। और अगर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है आपके पास तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपने भी बताया कि आपका वो हार्ट डिजीज वाला डेटा सेट था कि बेसिकली उनके पूरे पैरामीटर्स थे, ओके। सो उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस टाइप का कोई कॉलम है क्या बेसिकली, अगर कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा तो आपको। सो दीज आर द 2-3 मेथड्स। एनीवन एल्स, किसी और की नोटबुक डिस्कस करनी या कोई डाउट आपको पहले के किसी लेक्चर में सर हाँ, यस। सर जब हम सारे न्यूमेरिक वैल्यू ही पास करते हैं तो जब कॉलम का नेम वो स्ट्रिंग में होता है तो वो कैसे पास होता है? कॉलम नेम पास नहीं होता हमारे डेटा सेट में। जब भी आप ट्रेनिंग करते हो ना, वो आपका एक एरे पास होता है बेसिकली। उसको कॉलम नेम से कोई मतलब नहीं है। ऊपर का ना ही तो कोई कॉलम नेम जाता है, ना ही आपका रो का इंडेक्स जाता है आपके मॉडल के अंदर। ये दोनों चीज़ें नहीं जाती है, जस्ट आपका डेटा है उसका जो एरे एरे फॉर्म के अंदर जाता है, लाइक वाइज मशीन लर्निंग मॉडल। ओके। तो ये तो हमारे एनालिसिस के लिए बेसिकली। जैसे अभी सुमी ने पूछा कि मतलब उनको 1700 अराउंड पैरामीटर्स मिल रहे थे। सो अब अगर 1700 पैरामीटर्स का कोई नेम नहीं होगा ऊपर तो हम डेटा एनालिसिस पे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ओके, तो बेसिकली ये जो कॉलम नेम है वो हमारे लिए ही है बेसिकली, टू गेट एन आइडिया कि व्हाट इज दिस कॉलम इज अबाउट। चलो आप लोगों से मैं पूछता हूँ, क्या आप में से किसी को क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, क्रॉस वैल स्कोर के बारे में पता है? क्रॉस वैलिडेशन के बारे में यस सर। अपार्ट फ्रॉम हर्ष और किसी को पता है क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? अच्छा, आप लोगों में से जिन्होंने भी आईरिस वाला सबमिट किया है, क्या आपने दूसरी नोटबुक्स देखी थी कैगल के ऊपर या कहीं और पे आईरिस डेटा सेट की? हाँ सर देखी तो थी बट जस्ट 2-3 ही गो थ्रू किया था मैं। ओके, सो उसमें आप किसी ने क्रॉस वैल स्कोर का देखा? क्योंकि इस प्रॉब्लम में क्रॉस वैल स्कोर यूज हुआ है कई जगहों पे, कई नोटबुक्स में हेवीली यूज हुआ है क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। नो सर। ओके नो सर। ओके, सो एक बार मैं आपको क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का आइडिया दे देता हूँ। ये आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग वाला है जो पार्ट हमने किया था कि 80% और 20% हम स्प्लिट करते हैं बेसिकली डेटा सेट को। सो ये उसी का एक और टाइप है। ओके, सो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, सो इसके एसक्यूएल के डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार मैं ले चलता हूँ आपको, और इसमें ही हम क्विकली समझेंगे कि व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन। ओके, सो देखो, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि ढंग से देखे सकते हो। सो नॉर्मल आप सब जानते हो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से स्प्लिट करते हैं। ओके, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से आपने अब लोग अब आप लोग शायद कंफर्टेबल भी हो गए कि हाउ टू स्प्लिट ए डेटा सेट। ओके, जस्ट लाइक नॉर्मली आप 80-20 के अंदर करते हो, बट अब अगर मैं किसी से कहूँ कि मतलब अगर आपको 70-30 के अंदर करना हो तो आप लोग कर लोगे। ओके, इस चीज़ में मतलब हर कोई कर लेगा या अभी भी किसी को प्रॉब्लम है कि ओके अगर मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में नहीं कर पाऊंगा, लाइक दैट? अगर मैं कहूँ कि आपको डेटा 70-30 रेशियो में स्प्लिट करना है तो क्या आप कर लोगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से? यस सर, हो जाएगा। यस सर। यस सर। ओके ओके, सो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबल कि हाउ टू यूज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके,
ओके, सो अब इसके अलावा एक और मेथड होता है आपके साइकिट लर्न में, वो होता है क्रॉस वैलिडेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक बार देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, इसका डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ता है क्योंकि इन्होंने अच्छा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। ओके, तो ऊपर क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको। ऊपर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है डेटा पे, आइरिस डेटा सेट पे ही काम किया है, और फिर एसवीएम होता है आपका, उसके अंदर एसवीएम क्लासिफायर है, उससे इन्होंने फिट किया है इस डेटा को, और फिर यहाँ पे स्कोर निकाला है कि 96% एक्यूरेसी आ रही है आपके। ओके, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के ऊपर। ओके, so when evaluating using different settings, hyperparameters for estimators, okay, और उसके कुछ हाइपर पैरामीटर है सच एज सी सेटिंग, ओके, जो भी एसवीएम के अंदर होती है, अभी हमने पढ़ा नहीं। देयर इज स्टिल अ रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग ऑन द टेस्ट डेटा। ओके, कि आपका हो सकता है आपके टेस्ट डेटा पे भी ओवरफिट कर जाए आपका मॉडल, बिकॉज पैरामीटर्स कैन बी ट्वीक्ड अंटिल द एस्टिमेटर्स परफॉर्म ऑप्टिमली। ओके, कि हम क्या करते हैं कि मतलब ट्रेन किया एक बार, फिर टेस्ट किया, कुछ सही नहीं आया, फिर हाइपर पैरामीटर चेंज किए, फिर उसको ट्रेन किया, वापस सेम सेट पे टेस्ट किया। ओके, बेसिकली हम एक्स टेस्ट के ऊपर बहुत बार टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या हो सकता है कि हम अब हमारे हाइपर पैरामीटर्स है जो मॉडल के, वो हम इसके बेसिस पे हम सेट कर रहे हैं कि जब आपका इसकी वैल्यू अच्छी आएगी वो हाइपर पैरामीटर आप रख लोगे बेसिकली। ओके, सो देयर इज अ चांस कि आपका मतलब आपका मॉडल है वो ओवरफिट हो जाए टेस्ट डेटा पे भी। ओके, सो इस तरीके से दिस वे knowledge about test set can leak into the model and evaluation metrics no longer report on generalization performance. Okay, तो इस तरीके से हो सकता है कि आपका टेस्ट सेट की जो इंफॉर्मेशन है वो मॉडल को लीक कर जाए, और फिर आपकी जो मतलब मॉडल है वो जनरलाइज परफॉर्मेंस नहीं करेगा बेसिकली। ओके, सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, yet another part of the data set can be held out as a so called validation set. Okay, तो इस प्रॉब्लम को हमने देखा था कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे भी हो सकता था कि आपका सपोज करो 60% डेटा आपका ट्रेनिंग में रख लो, और 20% आपका वैलिडेशन में रख लो, और फिर 20% आपका वापस टेस्टिंग के अंदर रख लो। ओके, सो इस तरीके से आप इन दोनों डेटा सेट पे आप करते थे, इस पे ट्रेन करते थे और इस पे आप वैलिडेट करते थे अपने डेटा सेट को, और मतलब मॉडल को, और जब आपका मॉडल सही हो जाए, मतलब एकदम सेट हो जाए, फिर आप फाइनली इस टेस्ट डेटा सेट पे टेस्ट करते हो। ओके, सो एक तो ये अप्रोच है। ओके, ये हमने पहले भी देखा था ओके, पहले लेक्चर्स में भी। आफ्टर विच इवैल्यूएशन इज डन ऑन वैलिडेशन सेट, एंड व्हेन एक्सपेरिमेंट सीम्स टू बी सक्सेसफुल, फाइनल इवैल्यूएशन कैन बी डन ऑन टेस्ट सेट। ओके, सो ये मेथड हमने पहले भी देखा था। However, by partitioning the available data into 3 sets, we drastically reduce the number of samples which can be used for learning the model. Okay, so अब आप देख सकते हो कि क्योंकि हमने इसको 3 उसमें तोड़ा, कि हमने इसको ट्रेनिंग में भी तोड़ा, फिर वैलिडेशन में तोड़ा, फिर टेस्टिंग में तोड़ा, तो इफेक्टिवली जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे को 60% डेटा मिला सपोज करो ट्रेनिंग में। ओके, 20% हमारे को देना पड़ा वैलिडेशन में, और 20% ही हमारे को देना पड़ा टेस्टिंग में। तो आप देखो ट्रेनिंग डेटा है काफ़ी कम हो गया। ओके, काफ़ी कम हो गया इस टेक्निक से। ओके, और तो इस टेक्निक का इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम कि अगर आप इस तरीके से 3 सेट यूज करते हो तो आपका ट्रेनिंग सेट कम हो जाता है, और मच ऑफ द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सपोज करो कि आप इसको भी यूज करके आप ट्रेन कर सकते हो, वो लॉस हो जाती है आपको। ओके, सो इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे देखते हैं। सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ओके, और इसको सीवी बोलते हैं शॉर्ट में। सो क्रॉस वैलिडेशन होता है, तो क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, a test set should still be held out for final evaluation. ओके, एक टेस्ट सेट आप फाइनल इवैल्यूएशन के लिए रखते हो, बट द वैलिडेशन सेट इज नो लॉन्गर नीडेड व्हेन डूइंग क्रॉस वैलिडेशन। ओके, पर वैलिडेशन सेट की अब जरूरत नहीं है फॉर डूइंग क्रॉस वैलिडेशन। तो दिस थिंग इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि व्हाट इज दिस, कि आप टेस्ट सेट रख रहे हो अलग से, पर आपको वैलिडेशन सेट की जरूरत नहीं है। सो अब देखते हैं, इन द बेसिक अप्रोच कॉल्ड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, द ट्रेनिंग सेट इज स्प्लिट इनटू के स्मॉल सेट्स। कि आपका सपोज करो ट्रेनिंग सेट होता है कि के स्मॉल सेट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ओके, सपोज करो अगर आपका के इक्वल टू 5 है तो उसको 5 स्प्लिट्स में आप कर दोगे डिवाइड, 1 2 3 4 एंड लाइकवाइज 5। ओके, इसको अगर 5 इक्वल फोल्ड्स में आप पार्टीशन में इसको डिवाइड कर दोगे अगर आपका के इक्वल टू 5 है तो। ओके,
द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर के फोल्ड। ओके, अब क्या होता है बेसिकली इसमें, जैसे मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँ कि सपोज करो आपका k इक्वल टू 5 है। ओके, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका k इक्वल टू 5 है। इसमें क्या होगा, आपके ट्रेनिंग डेटा को 5 पार्ट्स में तोड़ेगा कि 1 2 3 4 और 5। ओके, इस टाइप से उसने 5 पार्ट्स में आपके डेटा को तोड़ दिया। ओके, टेस्टिंग डेटा आपको अलग से पहले निकालना पड़ेगा। सपोज करो 20% टेस्टिंग डेटा था, वो आपने पहले ही अलग से निकाल लिया। ओके, और ये जो आपका 80% डेटा है, 80% डेटा है, इसके आपने 5 पार्ट्स कर लिए। ओके, सो फर्स्ट इसका पॉइंट है, a model is trained using k-1 of the fold as training data। okay, so मॉडल क्या है, सपोज करो फर्स्ट इटरेशन में इन 4 डेटा पॉइंट्स पे ट्रेन होएगा और इस पे वैलिडेट करेगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग ये हो गई। द रिजल्टिंग मॉडल इज वैलिडेटेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डेटा। ओके, और जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर वैलिडेट करेगा। The performance measure reported by k-fold cross validation is then average of the values computed in the loop। okay, तो ऐसे ही क्या होगा कि पूरे लूप के अंदर काम करेगा। सपोज करो पहले ट्रेनिंग के अंदर इसने ये वाला वैलिडेशन सेट ले लिया, इस वाले ब्लॉक को। दूसरे लूप में क्या करेगा कि इस वाले पार्ट को वैलिडेशन सेट ले लेगा और बाकी जितने भी पार्ट है, सपोज ये वाला और ये वाला, इनको ये टेस्टिंग डेटा सेट ले लेगा और फिर इस पर स्कोर कैलकुलेट कर लेगा। थर्ड के अंदर सपोज करो इसको इसने वैलिडेशन बना लिया और सारों को ट्रेनिंग बना लिया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लॉक, और फिर इसमें नेक्स्ट इसमें इस ब्लॉक को बनाया और आखिरी में इस वाले ब्लॉक को बनाया। इस तरीके से हर बार आपका एक ब्लॉक होगा वो वैलिडेशन सेट बनेगा और बाकी सारे ब्लॉक्स होंगे वो आपका ट्रेनिंग सेट बनेंगे और हर किसी का वो स्कोर निकालेगा। ओके, सो दिस अप्रोच कैन बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। ओके, ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है क्योंकि आप देखो कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में आप एक बार ही ट्रेन कर रहे थे और यहाँ पर आपको 5 टाइम्स, अगर आप k इक्वल टू 5 लेते हो तो आपको 5 टाइम्स ट्रेन करना पड़ेगा। सो दिस इज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव बट डज नॉट वेस्ट टू मच डेटा, पर ये डेटा वेस्ट नहीं करती है, एज इन केस व्हेन फिक्सिंग एन आर्बिट्ररी वैलिडेशन सेट। ओके, कि हम एक अलग से फिक्स कर देते हैं अगर वैलिडेशन सेट, तो वो डेटा हमारा वेस्ट हो जाता है, ट्रेनिंग में यूज नहीं आता। which is a major advantage in problem such as inverse inference where number of samples is very small। okay, तो जहां आपको number of samples small होते हैं, so वहां पे आपका ये काफी यूज आता है। जस्ट लाइक आप अभी देखो हमारे ऑलमोस्ट 150 सैंपल्स थे, सो ये बहुत ही स्मॉल सैंपल्स हैं, तो उस इन केसेस में आपको क्रॉस वैलिडेशन काफी यूज आता है। ओके, कि आपको अगर जनरलाइज्ड रिजल्ट चाहिए उस केस में। सो ये हमने देखा, एक बार इसको डायग्राम से देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा डायग्राम से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो इसको मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ। सपोज करो दिस इज योर कंप्लीट डेटा। ओके, कंप्लीट डेटा था आपका और तो इस कंप्लीट डेटा में से सपोज करो 80% हमने रख लिया ट्रेनिंग का डेटा और 20% हमने रखा टेस्टिंग वाला डेटा। ओके, पहले बाइफरकेट कर लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, आफ्टर ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग हमने क्या किया, ये जो आपका ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा में 5 फोल्ड के वैलिडेशन लगाया, मतलब 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लगाया, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो इसने ट्रेनिंग डेटा को 5 पार्ट्स में तोड़ा, देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में से तोड़ दिया। ओके ओके, फिर अब आप इसमें क्रॉस वैलिडेशन अगर अप्लाई करोगे, तो क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है कि सपोज करो आपका स्प्लिट वन में आपका फोल्ड 1 है, ये आपका वैलिडेशन डेटा है और ये पूरे फोल्ड्स हैं, ये आपका ट्रेनिंग डेटा है। ओके, सो यहाँ पे वो फोल्ड 2 3 4 और 5 से वो ट्रेन करेगा और फोल्ड 1 पे वैलिडेट करेगा और कुछ स्कोर निकालेगा। वो सपोज करो उसने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो इसका स्कोर आया 0.8 आया सपोज करो। ओके, तो स्प्लिट 1 का स्कोर 0.8 आया तो उसने यहाँ पे स्टोर कर दिया। नेक्स्ट केस में क्या करेगा कि आपका फोल्ड 2 है, ये आपका वैलिडेशन सेट है, बाकी सारे फोल्ड्स हैं वो आपका ट्रेनिंग सेट है और इस पे डेटा ट्रेन करेगा, इन सब पे वो डेटा ट्रेन करेगा और फिर फोल्ड 2 पे वैलिडेट करके स्कोर निकालेगा। तो सपोज करो इसका स्कोर आया 0.85। ओके, लाइकवाइज ऐसे ही वो स्प्लिट 3 में यहाँ पे करेगा, स्प्लिट 3 को आप फोल्ड 3 को आपका वैलिडेशन सेट मानेगा, बाकी सबको ट्रेनिंग, और फिर स्कोर कैलकुलेट करेगा, फिर 4 को में ऐसा करेगा, 5 में ऐसा करेगा और यहाँ पे हर किसी के रेस्पेक्टिव स्कोर्स वो अपने में स्टोर करता जाएगा। सपोज करो यहाँ पे आया 0.75। ओके,
नेक्स्ट आया 0.80, ओके, और सपोज करो लास्ट वाले का आया 0.90, ओके। सो क्रॉस वाले स्कोर क्या होता है? क्रॉस वाले स्कोर होता है बेसिकली इन सब का एवरेज, ओके। बाद में क्या करेगा, इन सब स्कोर्स का एवरेज करके वो बता देगा दैट दिस इज योर एवरेज स्कोर जो आपका उस मॉडल से मिलेगा, ओके। सो इस तरीके से आप सीवी स्कोर से एक काफ़ी जनरलाइज्ड स्कोर आप पता कर सकते हो, ओके। कि ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हो, अब कई लोग होता है उसमें जस्ट लाइक आपका जो रैंडम नंबर होता है, रैंडम स्टेट होता है, बेसिकली रैंडम स्टेट। तो अभी जैसे मैं कई नोटबुक्स देख रहा था, जिन लोगों ने रैंडम स्टेट 42 से स्प्लिट किया ना, 42 से, तो उनकी सबकी एक्यूरेसी लगभग 1 आ रही है, ओके, सारे सैंपल्स करेक्ट है। जिन लोगों ने रैंडम स्टेट 0 से किया, उनकी लगभग 0.98 कुछ इस टाइप से आ रही है एक्यूरेसी, ओके। तो उन सबकी थोड़ी सी कम हुई है, और ऐसे ही अलग अलग है। तो बेसिकली मॉडल सेम है, आपका डेटा सेम है, बट किस तरीके से आपका डेटा डिवाइड हुआ है, पार्टीशन हुआ है, उस पे आपका मॉडल का रिजल्ट इफेक्ट कर गए, ओके, कई नोटबुक्स में। सो इस चीज से बचने के लिए, ये जो है ना कि अलग अलग रैंडम स्टेट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं। तो इसमें मल्टीपल मॉडल ट्रेन होते हैं अलग अलग डेटा पे, और फिर वो आपको एक जनरलाइज्ड स्कोर बताता है कि ओके, अगर आप इस डेटा पे कर रहे हो तो रियल वर्ल्ड में लगभग आपको इस टाइप का एक्यूरेसी लगभग मिलेगा, ओके। तो इस टाइप से क्रॉस वैलिडेशन हेल्पफुल होता है, ओके। और ये काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो टू गेट अ मोर रिलायबल रिजल्ट्स, ओके। जस्ट लाइक आप देखो कभी कैगल कॉम्पिटिशन्स में है ना, क्या होता है, कैगल कंपटीशन में, या अभी जैसे ये जो हैकेथॉन आने वाली है इस सैटरडे संडे को, ओके, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि वो जो वो क्या करेंगे, आप लोगों को सबमिट करने को कहेंगे रिजल्ट फाइल, ओके। आपको एक्स टेस्ट दे देंगे वो लोग, सब आपको एक्स टेस्ट दे देंगे, ओके, और फिर वो कहेंगे कि आपको मतलब वाइपरेड बेसिकली आपको प्रेडिक्ट करके उनको देना है। तो बेसिकली आपको प्रेडिक्ट करना है और एक CSV फाइल में बनाना है, और फिर सबमिट करना होता है उनके पोर्टल के ऊपर। तो उस पोर्टल पे सबमिट करने के बाद कुछ स्कोर आता है, सपोज करो F1 स्कोर आएगा, एक्यूरेसी आएगी, ओके। तो वो एक्यूरेसी आपको अभी शो नहीं करते, वो लोग खुद के पास रखते हैं। उस केस में क्या होता है कि हमारे को एस्टिमेट लगाना होता है कि हमारा कौन सा वाला मॉडल है, उसके लिए हमारा जो टेस्टिंग जो रिजल्ट है सबसे बेस्ट आएगा, ओके। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप सिंगल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के रिजल्ट पे अगर आप जाओगे, ओके, तो हो सकता है कई बार मतलब आपका वैलिडेशन सेट पे तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि आपने ट्रेनिंग की, और वैलिडेशन सेट पे आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बट जब आप एक्स टेस्ट के ऊपर आपका मॉडल यूज कर रहे हो और फिर आप सबमिट कर रहे हो, तो हो सकता है फाइनल जो रिजल्ट है उसमें आपकी रैंकिंग काफ़ी डाउन हो जाए, ओके, क्योंकि आपने जस्ट एक मॉडल ही ट्रेन किया था, और क्योंकि वो इस टाइप से बायफरकेट था, तो आपको वैलिडेशन सेट पे अच्छे रिजल्ट मिल गए, पर वो मोर जनरलाइज्ड मॉडल नहीं था, ओके। तो जनरलाइज्ड मॉडल बनाने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है, ओके, क्रॉस वैलिडेशन को। उससे क्या होता है कि अगर कुछ ऊपर नीचे भी होगा, अगर स्प्लिट चेंज होने से कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्रॉस वैलिडेशन वो पकड़ के आपको करेक्ट करवा देगा, ओके। तो क्रॉस वैलिडेशन इस टाइप से यूज होता है। सो दिस इज क्रॉस वैलिडेशन, और यहाँ पे इसका इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो, बेसिकली क्रॉस वैल्यू स्कोर करके होता है इसका इंपोर्ट। और फिर यहाँ पे क्या है, आपका एक्स और वाई उस पर फिट किया है, ओके। क्रॉस वैल्यू स्कोर 3 पैरामीटर्स लेता है, एक आपका क्लासीफायर, सो क्लासीफायर ऊपर यहाँ पे SVM डिफाइन किया है, आप लॉजिस्टिक, रैंडम फॉरेस्ट कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो क्लासीफायर को। फिर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्लासीफायर है, दूसरा आर्ग्यूमेंट एक्स है, फिर वाई है जिसपे आपका वो टेस्ट करेगा वो, और फिर है CV इक्वल टू 5। CV इक्वल टू 5 का मतलब है कितने फोल्ड आप बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे 5 फोल्ड हो रहा है, ओके। सो 5 बार, जस्ट लाइक ऊपर हमने देखा था, इस तरीके से वो बाइफरकेट करेगा डेटा को, और ट्रेनिंग और वैलिडेशन करेगा। आफ्टर दैट वो यहाँ पे जस्ट लाइक इसका जो आउटपुट था वो हमने स्कोर्स में सेव करा लिया, और फिर हमने जब स्कोर्स निकाले, तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि आपके अलग अलग फिटिंग के, मॉडल फिटिंग के अलग अलग रिजल्ट आए। जस्ट लाइक फर्स्ट जब आपका मॉडल फिट हुआ तो उसका 0.96 आया, सेकंड वाले का 1 आया, फिर थर्ड वाले का 96 आया, फिर फोर्थ वाले का 96 आया, और फिफ्थ वाले का 1 आया। तो आप देख सकते हैं आयरिस डेटा सेट पे ही हो रहा है पूरा काम, ओके। इसने एग्जांपल भी आयरिस डेटा सेट पे लिया है sklearn के अंदर। तो इस तरीके से आप एक जनरलाइज्ड पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हो कि आपका अच्छा। मॉडल कैसे बिहेव करेगा। यस,
सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने Yes. क्लासीफायर में क्या बोला कि क्लासीफायर में क्या क्या डाल सकते हैं यहाँ पर ये क्रॉसवेल स्कोर में? ये CLF, दिस इज हाँ द जी, क्लासीफायर। हाँ जी। और क्लासीफायर में जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्लासीफायर डिफाइन है आपका। ओके, सो क्लासीफायर क्या है इस केस में, यहाँ पे SVM है। ओके, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं, बट अभी तक जस्ट लाइक हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है। ओके, सपोज करो तो आप यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिफाइन करके डाल सकते हैं CLF में, यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिफाइन करके डालो और फिर ये पैरामीटर आप यहाँ पे क्रॉस वैल्यू स्कोर में डालो। तो क्रॉस वैल्यू स्कोर क्या करेगा कि आपके एक्स और वाई को स्प्लिट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आपको कितने फोल्ड चाहिए। एक्स और वाई को स्प्लिट किया और फिर वो ट्रेन करेगा पर्टिकुलर इस CLF के ऊपर। ओके, पहले तो आपके एक्स और वाई को इस तरीके से स्प्लिट करेगा कि सपोज करो उसने आपको जो एक्स आपने प्रोवाइड करवाया था और CV इक्वल टू 5 था, तो बेसिकली 5 फोल्ड बना लेगा आपका डेटा के, और जो 4 फोल्ड्स है उनको ट्रेनिंग के लिए, 1 फोल्ड को वैलिडेशन के लिए। इस टाइप से वो बिहेव करेगा। किस मॉडल पे ट्रेन करेगा? वो इस मॉडल पे ट्रेन करेगा जो आप यहाँ पे CLF के अंदर दोगे। ओके, तो इस टाइप से इसके आर्गुमेंट्स होते हैं क्रॉस वैल्यू स्कोर। ओके, तो इस टाइप से होता है Yes, sir. बेसिकली क्रॉस वैल्यू स्कोर। और छोटी सी चीज़ थी बट इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा आज टाइम है तो आपको मतलब बता दूंगा। ओके, और नेक्स्ट होता है जस्ट लाइक इसके अंदर ही कि आप इसका मीन निकालना चाहो कि मीन स्कोर कितना है, सो स्कोर्स डॉट मीन, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल सकते हो कि कितने डेविएट हो रहे हैं आपके जो रिजल्ट्स हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम रहेगा उतना मॉडल आपका मतलब उतना ही आपका बढ़िया है कि आपके ज़्यादा वेरिएशन नहीं है आपके डेटा में, मतलब मॉडल की प्रिडिक्शन। ओके, सो वन थिंग इज दैट। अनदर थिंग, दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ पे स्कोरिंग भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, ऊपर जस्ट लाइक यहाँ पे आपका एक्यूरेसी वाला था, जो नॉर्मल आपका डॉट स्कोर करके आप निकालते हो तो एक्यूरेसी निकलती है। अब आपको अगर F1 स्कोर यूज करना है तो यहाँ पे स्कोरिंग इक्वल टू F1 अंडरस्कोर मैक्रो। ओके, तो इस टाइप से भी आप यूज कर सकते हो। इसके सारे पैरामीटर्स की वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी क्रॉस वैल्यू स्कोर का। इसका होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसका है, उसमें आपको मिल जाएगी क्रॉस वैल्यू स्कोर का। ओके, सारी वैल्यूज। सो इस टाइप से है। एक और चीज़ है क्रॉस वैल्यू स्कोर के अंदर, आप लोगों में से किसी के दिमाग में आ सकता है डाउट ये, जस्ट लाइक आयरिस डेटा सेट में आपने अगर डेटा सेट ध्यान से देखा होगा तो आपकी 3 क्लासेस थी। ओके, 3 क्लासेस थी और 150 रिकॉर्ड्स थे। ओके, टोटल 150 रोज थी आपके पास और आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड थी। बट आपका जो डेटा सेट बना हुआ है उसमें है कि फर्स्ट 50 रोज आपकी सारी की सारी सपोज करो सेटोसा को बिलोंग है। ओके, नेक्स्ट 50 सारी की सारी आपको वर्सी कलर को बिलोंग करती है सपोज करो, और नेक्स्ट 50 फिर विरजेनिका। सो अगर इस तरीके से आप के फोल्ड वैलिडेशन करोगे, ओके, और अगर वो सपोज करो कि पहले के 4 फोल्ड वो ले रहा है डेटा ट्रेनिंग पे, तो अभी आप देखो कि यहाँ पे सारा का सारा आपका मतलब इस कैटेगरी का सारा डेटा आ गया सेटोसा का, सपोज करो वर्सी कलर का सारा डेटा आ गया और विरजेनिका का बहुत थोड़ा सा डेटा है। तो इस टाइप से अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका डेटा ढंग से शफल ही नहीं है, एकदम ऑर्डर डेटा को आपने मॉडल में फीड कर दिया। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आता है आपका शफल स्प्लिट करके आता है। ओके, सेम क्रॉस वैलिडेशन की जैसा है बट शफल स्प्लिट है कि आपका जस्ट लाइक होता है ना, अगर आप कार्ड्स का गेम खेल रहे हो तो अगर आप शफल किए बिना अगर आप कार्ड्स अगर बांटोगे तो हो सकता है किसी के पास बहुत अच्छे पत्ते आ जाएं, तो हम शफल करते हैं ताकि हर किसी का सेम चांस रहे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो सेम चांस रहे। तो उसी तरह शफल स्प्लिट होता है बेसिकली। तो ये क्या करता है, आपको शफल करके दे देता है आपको। ओके, तो अब सेम आयरिस डेटा सेट पे यहाँ पे शफल करके किया तो आप यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे एक्यूरेसी कुछ इस टाइप से आ रही है अलग अलग उसमें। ओके, सो दिस इज इस टाइप से आपका शफल स्प्लिट भी यूज कर सकते हो। ओके, इसमें एक और चीज़ है, वन लास्ट थिंग, कि सपोज करो आपकी कई बार केस ऐसा भी रहेगा, कई बार केस ऐसा रहेगा कि सपोज करो जैसे आपको हार्ट डिजीज है। ओके, हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन है, तो उसमें हो सकता है कि सपोज करो 95% आपका डेटा है उसमें आपका हार्ट डिजीज नहीं है और 5% डेटा है जिसमें हार्ट डिजीज है। अब इस डेटा को आप कैसे स्प्लिट करोगे क्रॉस वैलिडेशन से। ओके, सो क्योंकि हमारा बहुत ही कम डेटा है, 5% ही डेटा है जिसको आपका हार्ट डिजीज है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर आप नॉर्मल क्रॉस वैलिडेशन से करोगे तो आपका क्लास रिप्रेजेंटेशन सही नहीं आएगा। शफल स्प्लिट से करोगे तो भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि किस स्प्लिट में आपकी कितने परसेंटेज क्लास आएगी। ओके,
सो बेसिकली आइडियल केस में क्या होना चाहिए कि आपका जो अगर आपके टोटल डेटा में इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 95% आपका नॉर्मल पीपल है और 5% ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट डिजीज है, तो आपका ट्रेनिंग डेटा जब बाइफरकेट करोगे आप, सो उसमें भी आपका इसी टाइप से स्प्लिट रहना चाहिए कि 95% उन लोगों का डेटा होना चाहिए जिनको हार्ट डिजीज नहीं है और 5% उनका होना चाहिए जिनको हार्ट डिजीज है। ओके, और अगर आप टेस्टिंग सेट स्प्लिट करोगे तो उसके अंदर भी आपका इस टाइप से ही होना चाहिए कि टेस्टिंग सेट जितना भी है, सपोज करो 20 रिकॉर्ड्स है, 30 रिकॉर्ड्स है, जितने भी आप अलग से सेपरेट आउट कर रहे हो आपके ट्रेनिंग सेट में से, सो उसमें भी 95% आपका नॉर्मल लोगों का होना चाहिए और 5% आपका हार्ट डिजीज वालों का डेटा होना चाहिए। तब आपका सही स्कोर्स और सही रिजल्ट्स निकलेंगे। ओके, मतलब तब आप उसको बेसिकली टेस्ट कर सकते हो कि आपका मतलब अगर डेटा इस टाइप से है तो क्या मेरा वो सही प्रिडिक्शन दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अगर आप मतलब विदाउट अगर इस टाइप से आप स्प्लिटिंग करो, क्लासेस का बाइफर्केशन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ना करो, तो ट्रेनिंग में हो सकता है कि आपका 99% डेटा है वो उन लोगों का आ जाए जिनको हार्ट डिजीज नहीं है और 1% डेटा उनका है जिनको है। और हो सकता है आपके टेस्टिंग में सपोज करो कि 80% आपका डेटा उन लोगों का आ जाए जिनको नहीं है और 20% उन लोगों का आ जाए डेटा जिनको है। तो उस केस में क्या है कि आपका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, आपके जो ओरिजिनल डेटा सेट था उससे नहीं मिल रहा है क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड आता है। तो स्ट्रेटिफाइड की फोल्ड क्या करता है कि आपका जो ओरिजिनल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो मेंटेन रखता है आपके हर फोल्ड के अंदर। ओके, तो सपोज करो अगर वो 5 फोल्ड बनाएगा स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, ओके सपोज करो इस टाइप से वो डेटा के 5 फोल्ड बनाएगा, तो आपके हर डेटा में 95% वो डेटा होगा उस एक ब्लॉक में जिनको नहीं है और 5% वो होगा जिनको है। ओके, इसी टाइप से वो बाकी ब्लॉक्स को भी बनाएगा। तो इम्बैलेंस जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है उनमें स्ट्रेटिफाइड की फोल्ड हम लगाते हैं। ओके, और इसको आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या है, एकदम सेम है जिस टाइप से यहाँ पे डिफाइन हो रहा है उस टाइप से इसमें यहाँ पे डिफाइन होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस वैलिडेशन। ओके, सो ओके, सो क्रॉस वैलिडेशन वाला पार्ट हो गया। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? ओके, शुभम है, उन्होंने कल मेरे को नोटबुक भेजी थी, कल नहीं, शायद 2 दिन पहले भेजी थी बैंगलोर हाउस प्राइस के रिगार्डिंग। तो शुभम आपको कुछ पूछना है उसके अंदर अभी पर्टिकुलरली? यस सर, आपने जो नोटबुक मुझे जो करेक्ट करके भेजी थी ना, वो मैंने देखी। उसमें तो मुझे बहुत सारी क्लियरिटी मिल गई। बट उसमें एक डाउट है कि मतलब जब जो डेटा था एरिया टाइप का, उसके अंदर कॉलम था, तो उसमें जो स्पेसेस थे ना 2 वर्ड के बीच में, वो डबल डबल थे। तो उसके लिए वो शायद है ना, हाँ, मेरे को भी वो वही लग एरर रहा था आया। क्योंकि मैं भी जब टाइप करके उसमें फीड कर रहा था तो मेरे को बहुत रिजल्ट वैसे आ रहे थे। तो तो मैंने उसको है ना वो डबल स्पेसेस में सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी मुझे करेक्ट प्रेडिक्शन दे करेक्ट रहा है वो। करेक्ट आ रहा है। ओके, यस सर, यस। ठीक है। ओके, सो आई गेस आप लोगों को कोई डाउट है नहीं आइरिस के अंदर। ओके, सो चलो। सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ, जो इनकोडिंग है और मैपिंग हम करते हैं, वो ट्रेस एंड स्प्लिटिंग के पहले करनी चाहिए या बाद में? देखो अभी वाला जो हमारा डेटा है जस्ट लाइक आइरिस डेटा है, तो उसके अंदर जस्ट आपकी 3 कैटेगरीज है और तीनों बैलेंस कैटेगरीज है। ओके, जस्ट लाइक अगर हम देखें यहाँ पे ओके, हाँ जो भी है आपके 3 कैटेगरीज है बेसिकली। यस आपने यहाँ पे एनकोडिंग कहाँ कर लिया? यहाँ पे सर। यहाँ पे करिए आपने। ओके, सो अभी आप देखो क्योंकि हमारा डेटा सेट है वो बहुत सिंपल डेटा सेट है। ओके, जस्ट 3 कैटेगरीज है।
जैसे एक्साइटोसा वर्सिकुलर वर्जेनिका। सो उस केस में क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आपका पहली चीज है बैलेंस डेटा सेट है, ओके। दूसरी चीज है जस्ट 3 कैटेगरीज है और आपका आउटपुट वेरिएबल है, और ये तीनों कैटेगरीज आपको रखनी है, आपके ट्रेनिंग में भी रहेगी और आपके टेस्टिंग में भी रहेगी, ओके। ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों डेटा सेट में रहेगी। इस केस में आप यहाँ पे इस टाइप से मैपिंग कर सकते हो, ओके। क्योंकि आपका यहाँ पे डेटा लीकेज टाइप का नहीं हो रहा, बट सपोज करो, और ये आपका आउटपुट कॉलम भी था, बट सपोज करो आपका कोई इनपुट कॉलम है, ओके। इनपुट कॉलम में और आपके फिर काफ़ी सारी कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज का सपोज करो कोई ऑर्डर है, तो उस केस में हमेशा आप या तो ऑर्डिनल एनकोडर यूज करोगे, ओके, या लेवल एनकोडर, ओके, इसी के जैसा लेवल एनकोडर, या फिर वन हॉट एनकोडिंग, ओके। आप उस टाइम पे आप इस टाइप से मैपिंग करके नहीं करोगे, और जब भी आप ये ऑर्डिनल एनकोडर और लेबल एनकोडर यूज करते हो तो इट इज ऑलवेज प्रेफर कि आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके ही करो, ट्रेनिंग पे ट्रेन करो और टेस्टिंग वाला डेटा है उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। तो इस टाइप से ही सजेस्टेड रहता है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका डिफरेंट कैटेगरी आ गई, सपोज करो आपके टेस्टिंग वाले डेटा में, तो आपके मॉडल को पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर जो आप ट्रेन कर रहे हो, या ऑर्डिनल एनकोडर है या वन हॉट एनकोडर, उसको पता होना चाहिए कि दूसरी कैटेगरी आई तो उसको किस टाइप से हैंडल करना है, ओके। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसलिए इन दोनों को यूज करते हैं, डेटा लीकेज ना हो, ओके। क्योंकि आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आपका टेस्टिंग वाला जो मतलब जो डेटा है उसमें इस टाइप की ही कैटेगरीज आएंगी, ओके। सो ये है, तो इसको आफ्टर पार्टीशन ही हम इनको यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे को ऐसा कुछ डेटा लीकेज का था नहीं, आपकी जस्ट 3 कैटेगरीज हैं, वो भी टारगेट वेरिएबल है जो दोनों में रहेगा, ट्रेनिंग में भी रहेगा और टेस्टिंग में भी रहेगा। सो यहाँ पे इस तरीके से हमने यूज कर लिया इसको, ठीक है, लाइक दिस। ओके। ओके, एनीवन एल्स, किसी और को कुछ पूछना है? किसी चीज में डाउट है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन रिकॉल, आरओसी, एयूसी, लॉजिस्टिक लीनियर, एरर मैट्रिक्स? ओके, सो किसी को डाउट नहीं है? यस, Will you be able to repeat ROC and AUC curve? या श्योर। सो 2 लोगों की डिमांड आ गई आरओसी ईयूसी कर्व की। सो लेट्स सी आरओसी ईयूसी कर्व वन मोर टाइम। और मैं देखना चाह रहा था कि आप में से कोई प्लॉट करे आरओसी ईयूसी कर्व, बट किसी ने प्लॉट किया नहीं एक्चुअली। हर्ष ने प्लॉट किया था, जैसा कि यहाँ पे था, इन्होंने देखो डिफरेंट डिफरेंट आरओसी ईयूसी प्लॉट किए। और इस प्लॉट से कोई देख के बता सकता है ये प्लॉट हमारा कल हमने डिस्कस किया था इस टाइप का प्लॉट। सो इस प्लॉट्स का क्या मतलब है? आरओसी ईयूसी कोई भी? 1 आ रहा है सर पूरा सर 1 आ रहा है। एरिया में हाँ पूरा। बिल्कुल, ये परफेक्ट आरओसी यूसी कर्व है, जिसपे आपका एकदम F1 स्कोर 1 आएगा, एक्यूरेसी 1 आएगी। सो बेसिकली यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट का देखो आप, जो ट्रेनिंग वाला है यहाँ पे 1 है, ओके। सो यहाँ पे ये रैंडम फॉरेस्ट से ड्रॉ कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट से ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका एकदम परफेक्ट 1 आ रहा है, ओके। तो जो यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड्स में है, वैसे आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज मेरे को डाउट है हर्ष कि आपने ट्रेनिंग पे आरओसी यूसी क्यों प्लॉट किया, आपने टेस्टिंग पे क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली ना मैंने ये प्रोजेक्ट 2 घंटे में कंप्लीट किया, मेरे को टाइम नहीं मिला था। मैं कुछ और पे वर्क कर रहा था, मैंने आपको बताया था, हाँ 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 हाँ, इसलिए ओके। सबमिट भी करना था एट द एंड, तो मैंने जल्दी नहीं, मैंने आपको कह दिया था कि आप अगर किसी और पे वर्क कर रहे हो, आपने वो दूसरा सबमिट कर दिया था। मैंने कहा था इसकी कोई मतलब ऐसे जरूरत नहीं है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट एनीवेज, ओके। ओके, सो आरओसी कर्व। सो सबसे पहली चीज है, बेसिक्स थोड़े रिवाइज करते हैं। ये आपका आरओसी कर्व है, इसकी फुल फॉर्म है रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक, ओके, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। पर इस नाम से इसको कोई भी नहीं जानता, हर कोई इसको आरओसी के नाम से जानता है, ओके। सो ये आपका बेसिकली क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस
जानने के काम में आता है कि आपका कौन सा क्लासिफिकेशन मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, बेसिकली 2 पैरामीटर्स यूज करता है। ओके, बहुत ही सिंपल है, 2 पैरामीटर्स ही यूज होता है आरओसी के अंदर, ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। एक ट्रू पॉजिटिव रेट है, एक फॉल्स पॉजिटिव रेट है। ओके, सो आप में से कौन बताया व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव रेट? What is true positive Actually, rate? actual predicted is yes, and predicted value is yes by the model. True positive. It- I am not asking about it- true positive. I am TP asking divided about by true It TP is positive rate. sensitivity and recall also called as recall. इसको आप रिकॉल भी कहते हो, ट्रू पॉजिटिव रेट को आप रिकॉल भी कहते हो। ओके ओके, सो इसका फॉर्मूला जस्ट लाइक होता है, सिंपल है। देखो, आपको जब भी कंफ्यूजन हो व्हाट इज रिकॉल व्हाट इज प्रेसिजन, मतलब मेरा मेथड ये है कि मैं इस टाइप से मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ कि दिस इज एक्चुअल, दिस इज प्रेडिक्टेड, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ये स्टैंडर्ड है। ओके, और यहाँ पे आपका ट्रू नेगेटिव है, यहाँ पे आपका ट्रू पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका फॉल्स पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका फॉल्स नेगेटिव है। ओके, इस टाइप से मैं बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट कर लेता हूँ। और अगर रिकॉल है, सो रिकॉल का मतलब है मेरी ये वाली रो इन्वॉल्व है, ये वाले 2 कॉलम्स इन्वॉल्व है। ओके, सो रिकॉल का मतलब होता है कि आपका ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आपके एक्चुअली जितने ट्रू पॉइंट मतलब 1 है, 1 क्लास के या ट्रू पॉइंट्स आप कह लो, कि जितने आपके, इसको पॉजिटिव पॉइंट्स कहते हैं, जितने आपके पॉजिटिव क्लास के एग्जांपल्स हैं, उनमें से कितने आपका मॉडल सही से प्रिडिक्ट कर रहा है। ओके, सो टोटल आपके पॉजिटिव एग्जांपल्स कितने हैं? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, इन दोनों को मिलाओगे तो आपका टोटल आ जाएगा कि आपके एक्चुअल डेटा सेट में कितने पॉजिटिव डेटा मतलब क्या रोज थे, बेसिकली डेटा पॉइंट्स थे। ओके, और इसके अंदर से टोटल में से आपके मॉडल ने कितना सही प्रेडिक्ट किया, कितनों को सही प्रेडिक्ट किया, वो है आपका ट्रू पॉजिटिव। ओके, सो आपका इस तरीके से होता है कि ट्रू पॉजिटिव वो होता है जो आपके मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किए, जो एक्चुअली में भी 1 थे और आपके मॉडल ने भी 1 प्रेडिक्ट किए, वो है ट्रू पॉजिटिव। और फॉल्स नेगेटिव होता है जो एक्चुअली में 1 थे पर आपके मॉडल ने उनको गलत प्रेडिक्ट किया, 0। ओके, सो इन दोनों का सम क्या होएगा, ये आपके टोटल नंबर ऑफ जो एक्चुअल डेटा में 1 थे वो आपको बता देगा। ओके, सो यहाँ पे TP प्लस FN आपके टोटल 1 आ गए जो आपके डेटा में थे, एक्चुअल डेटा में थे टोटल 1। और इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर हम वो रखेंगे कि आपके मॉडल ने कितने सही प्रेडिक्ट किए वंस को, सो ये फॉर्मूला आपका रिकॉल का हो जाता है कि आउट ऑफ टोटल वंस, एक्चुअल वंस आपके मॉडल ने कितने 1 प्रेडिक्ट किए। सो दिस इज योर ट्रू पॉजिटिव रेट, कि आपके ट्रू पॉजिटिव की क्या रेट है, बेसिकली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको रिकॉल भी कहते हैं और सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज द वन थिंग। ओके, सो आपका जो ROC बनता है, एक साइड तो आपका TPR होता है, यहाँ पे आपका TPR होता है और यहाँ पे आपका FPR होता है। ओके, यहाँ पे FPR होता है। नेक्स्ट आता है फॉल्स पॉजिटिव रेट। ओके, सो फॉल्स पॉजिटिव रेट कैसे होता है, जस्ट लाइक नीचे वाली ये जो है नीचे वाली रो है, ये आपका रिकॉल की होती है या ट्रू पॉजिटिव रेट की होती है। सो फॉल्स पॉजिटिव रेट में आपकी ये दोनों रोज काम में आती है। ओके, सो अगर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखो, सो एक्चुअल यहाँ पे फर्स्ट वाली जो रो है वो आपका FPR होगी, सेकंड वाली रो है उससे आपका TPR बनेगा। ओके, सो इस टाइप से। सो FPR का फॉर्मूला होता है फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ओके, सो फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ओके, सो दिस इज योर फॉल्स पॉजिटिव रेट। ओके, सो दिस इज ये 2 होती हैं मैट्रिक्स, तो इनके जो फॉर्मूले हैं वो इस टाइप से आप बना सकते हो। ओके, अगर आपको रिमेंबर नहीं होते, सो आप इस टाइप से कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करके इस टाइप से आप बना सकते हो। ओके, तो याद रखने के हिसाब से, क्योंकि डेफिनेटली याद मेरे को भी नहीं रहते कि क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा, सो मैं हमेशा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूँ। ओके, सो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव इस टाइप से है जो हमने भी देखा। ओके,
सो बेसिकली ROC कर्व में क्या होता है कि आपका इस साइड ट्रू पॉजिटिव रेट होती है, ये आपकी ट्रू पॉजिटिव रेट है, ये 0 से 1 के बीच में होती है, और आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ये भी आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। ओके, और अब यहाँ पे कैसे ड्रॉ करता है मॉडल, बेसिकली आपके अलग अलग थ्रेशोल्ड्स के ऊपर मॉडल निकालता है कि आपकी क्या ट्रू पॉजिटिव रेट है और क्या फॉल्स पॉजिटिव रेट है। तो सपोज करो अगर आपका मतलब 0 थ्रेशोल्ड है, ओके, या कुछ भी मतलब एक पर्टिकुलर ये वाला थ्रेशोल्ड है, ओके, तो इसके ऊपर आपका फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव क्या होगी, तो इस पॉइंट पे इसकी फॉल्स पॉजिटिव होगी ये वाला पॉइंट और ट्रू पॉजिटिव होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क हो गया। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड पे सपोज करो ये थ्रेशोल्ड जो थ्रेशोल्ड पे हुआ तो उस पर आपका ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव आया, तो ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू ये, फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू ये। ओके, एंड लाइकवाइज तो इस टाइप से हर अलग अलग थ्रेशोल्ड्स पे तो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यूज निकालता जाएगा आपका मॉडल। ओके, और उसको फिर हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते जाएंगे डॉटेड डॉटेड करके, और फिर इन डॉट्स का यूज करके हम एक ये ग्राफ बना लेंगे, और ये हमारा होता है ROC, ये ROC कर्व होता है बेसिकली। सो इस ROC कर्व के अंदर बेसिकली आपकी इस वाले पॉइंट की जो वैल्यू होती है, ये वाले पॉइंट की जो वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड की, वो नॉर्मली हमारे को अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है। ओके, बट ये आपका केस बाय केस बेसिस के ऊपर होता है। ओके, तो सपोज करो कि अगर आपका जस्ट लाइक हमने एग्जांपल एक पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई मॉडल है जो कैंसर प्रिडिक्ट कर रहा है, उस केस में क्या है कि आपका ट्रू पॉजिटिव रेट है वो हाई रहना चाहिए। ओके, और हाई ऐसे रहना चाहिए कि आपका कोई भी फॉल्सली मतलब डिटेक्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली। ओके, सो उस केस में क्या होगा कि आपका जो आपका रिकॉल है वो 1 होना चाहिए बेसिकली। ओके, सो रिकॉल आपका 1 होना चाहिए। सो रिकॉल आपका होता है यहाँ पे, ये आपका रिकॉल होता है, इसको आप ट्रू पॉजिटिव रेट भी कहते हो। रिकॉल 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये है जस्ट लाइक अगर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी ड्रॉ करो तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका रिकॉल होता है ट्रू पॉजिटिव है और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स नेगेटिव है। ओके, तो बेसिकली आपके जो फॉल्स नेगेटिव है वो यहाँ पे 0 होने चाहिए, मतलब ऐसा कोई पेशेंट नहीं होना चाहिए जिसको एक्चुअली में कैंसर था बट आपके मॉडल ने उसको 0 प्रेडिक्ट किया। ओके, सो बेसिकली हमारे को ये वाले पॉइंट्स कम रखना है। ये वाला पॉइंट चलेगा, फॉल्स पॉजिटिव चलेगा, क्यों चलेगा कि अगर किसी को नहीं है और आपके मॉडल ने डिटेक्ट किया तो वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके टेस्ट करा सकता है और फिर वो और कंफर्म हो सकता है। ओके, सो इसमें आपके अगर फॉल्स पॉजिटिव आ भी जाते हैं थोड़े इस रिकॉल को यहाँ पे इस फॉल्स नेगेटिव को 0 करने के चक्कर में, तो भी कोई इश्यू नहीं है। सपोज करो इस प्रॉब्लम में कुछ इस टाइप से डिसाइड होता है, तो उस केस में क्या है आपके मॉडल का रिकॉल वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो एक मॉडल सपोज करो ऐसा आया और एक मॉडल सपोज करो इस टाइप से आया। ओके, सो इसको ये वाला मॉडल हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका रिकॉल या ट्रू पॉजिटिव रेट काफ़ी हाई है। ओके, आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 को टच कर रहा है, तो उस वाले में हम इस वाले मॉडल को प्रेफर करेंगे। ओके, so this is your ROC curve. Okay, so अब इस ROC कर्व का बेसिकली हम एरिया निकालते हैं कि इसका एरिया कितना है इस कर्व का। ओके, और उसके बेसिस पे हम निकालते हैं कि हमारा कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, सो जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आपका एक एरिया होता है आपका इस वाले मॉडल का। ओके, ये मॉडल है कि जो कुछ लर्न नहीं कर रहा है, बेसिकली आपका बेस मॉडल है। ओके, कि ये आपका बेस मॉडल है कि अगर आप मेजॉरिटी क्लास प्रेडिक्ट कर रहे हो तो आपका मॉडल का कैसे आ रहा है, बेसिकली कितना एरिया को कवर कर रहा है। सपोज करो सॉरी दिस इज योर एरिया अंडर द कर्व फॉर बेस मॉडल। ओके, ये बेस मॉडल है, और एक आपका मॉडल होता है इस टाइप का। सपोज करो ये इस टाइप का मॉडल आ रहा है। ओके, मतलब इस टाइप का कर्व आ रहा है एक मॉडल का। सो ये आपका आइडियल मॉडल होगा जिसका एरिया अंडर द कर्व 1 होगा। ओके, एरिया यहाँ पे अंडर द कर्व ये 1 है। सो इसको आप एज ए स्क्वायर समझो। ओके, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इसको आप एज ए स्क्वायर समझो। ओके, एज ए स्क्वायर समझो। यहाँ पे आपका TPR हो गया, TPR है, और यहाँ पे आपका FPR है। ओके, FPR, और ये है आपका बेस मॉडल का एरिया।
सो आपका स्क्वायर का हाफ होएगा आपका बेस मॉडल का एरिया, और ये वाला जो है आपका जो परफेक्ट मॉडल है, आपका परफेक्ट मॉडल है वो आपका परफेक्ट मॉडल का आरओसी इस टाइप से जाएगा। ओके, सो इसका बार एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो पूरा का पूरा आपका स्क्वायर ही आ जाएगा बेसिकली, एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो। सो ये होगा आपका परफेक्ट मॉडल। ओके, बट हमारे को जो मॉडल मिलते हैं नॉर्मली, हमारे को मिलते हैं लाइक ये अगर बेस मॉडल है तो आपका हर किसी का कर्व इस टाइप से आएगा। ओके, तो नॉर्मली इस टाइप के हमारे को मिलते हैं, और इसका जो एरिया अंडर द कर्व है इस टाइप से आता है। सो इसका एरिया अंडर द कर्व 1 से कम होगा और ये आपका जो बेस मॉडल है उससे ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कंपेयर डिफरेंट मॉडल्स का एरिया। ओके, सपोज करो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस टाइप से था आपका आरओसी। अब आप रैंडम फॉरेस्ट से अगर फिट करोगे तो उसका बेसिकली आरओसी निकालोगे, उसका आरओसी हो सकता है इस टाइप से आए सपोज करो। ओके, तो फिर उसका एरिया अंडर द कर्व ये होगा। ओके, उसका एरिया अंडर द कर्व ये होगा, और फिर इन दोनों के एयूसी को बेसिकली जो एरिया होता है उसको हम कंपेयर करेंगे किसका एरिया ज़्यादा है। जिसका एरिया ज़्यादा होएगा वो मॉडल बेस्ट होएगा। ओके, सो इस टाइप से इसका एरिया अंडर द कर्व के अंदर यूज होता है। ओके, सो इसका एक एक ग्राफ को एक बार समझते हैं। सो दिस इज द आइडियल एयूसी ग्राफ जिसका एरिया 1 होता है। ओके, so when AUC equal to 1, then classifier is able to perfectly distinguish between all positive और negative classes points. Okay, तो positive और negative class जो points है उन सबको ये ढंग से classify कर रहा है। However, अगर AUC 0 है, then classifier would be predicting all negative as positive and all positive as negative. Okay, अगर AUC आपका 0 है, 0 AUC कैसे होएगा? इस स्क्वायर का एरिया 0 कैसा होएगा कि सपोज करो किसी का कर्व अगर इस टाइप से आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कर्व, उसका एयूसी 0 होएगा। तो उसका मतलब ये है कि जितने भी 1 वाले पॉइंट थे उसको आपका मॉडल 0 प्रेडिक्ट कर रहा है, जितने भी 0 वाले पॉइंट थे उसका आपका मॉडल 1 प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, लाइक वाइज ऐसी भी कंडीशन नहीं आती कभी। और ये आपका वेल जनरलाइज्ड AUC ROC AUC कर्व है। तो इसमें आप देखो कि आपका 0.5 से AUC बड़ा होगा। 0.5 आपका होता है 0.5 आपका होता है आपका जो बेस है आपका जो आपका बेस मॉडल है उसकी AUC होता है बेसिकली। तो 0.5 आपका ये एरिया होगा। ठीक है, so, इससे तो बड़ा होएगा और आपका जो 1 है उससे कम होएगा। सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे को इस टाइप का कर्व मिलता है। There is a high chance that the classifier will be able to distinguish the positive classes values from the negative class value. Okay, positive और negative को अच्छी तरीके से वो distinguish करता है। This is so because classifier is able to detect more number of true positives and true negatives than false negatives and false positives. Okay, so ये क्या कह रहा है इस लाइन में कि जब आपका ग्राफ इस टाइप से होता है जैसे अभी यहाँ पे शो हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका ट्रू नेगेटिव है, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव है, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव है और यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव है। दिस इज योर एक्चुअल, दिस इज योर प्रिडिक्टेड 0 1 0 1। तो इस केस में ये कह रहा है योर क्लासिफायर इज एबल टू डिटेक्ट मोर नंबर्स ऑफ ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। ओके, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव वो ज़्यादा प्रिडिक्ट कर रहा है। किससे ज़्यादा प्रिडिक्ट कर रहा है आपका क्लासिफायर? फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव से। ओके, सो जब आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स इस टाइप से बनती है तो आपका जो ग्राफ है वो इस रीजन में आता है। ओके, इस रीजन के अंदर आता है। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि आपको ये दोनों कॉलम्स की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये दोनों ब्लॉक्स की। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज वर्क। और ये है आपका बेस मैट्रिक है, बेसिकली जो बेस मॉडल है उसका AUC ROC है। ओके ओके, सो नेक्स्ट है कि हाउ डज AUC ROC वर्क, वो वर्क कैसे करता है बेसिकली। तो ये भी हम थोड़ा सा देख चुके हैं पहले।
पर एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि इन आरओसी कर्व एक्स एक्सिस वैल्यू इंडिकेट्स हायर नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव देन ट्रू नेगेटिव्स। ओके, सो यहाँ पे एक बार FPR और TPR लिख लेते हैं। ओके, तो पहले FPR में लिख रहा हूँ। सो FPR बताओ क्या होता है, याद है किसी को? और TPR तो रिकॉल है, ये तो याद होना चाहिए। एनीवन? प्लस F है। Total positive true positive plus false positive plus false negative, yes sir. यस, ओके, सो ये दो हैं आपके। सो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ओके, सो एक्स एक्सिस पे आपका फॉल्स पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे फॉल्स पॉजिटिव है यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे ट्रू पॉजिटिव है। सो अब इस लाइन में क्या कह रहा है कि अगर आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू हाई है, अगर आपका सपोज करो C पॉइंट आ रहा है या B पॉइंट आ रहा है, तो इस केस पे क्या क्या हो रहा है, मतलब C और B पॉइंट पे क्या हो रहा है बेसिकली, इसका हायर एक्स एक्सिस वैल्यू इंडिकेट हायर नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स देन ट्रू नेगेटिव्स। ओके, कि आपके ये जो फॉल्स पॉजिटिव्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू योर ट्रू नेगेटिव्स। ओके, सपोज करो अगर आपका ट्रू नेगेटिव है, वैल्यू है ट्रू नेगेटिव में 20 और तो फॉल्स पॉजिटिव में होगी लगभग 25। ओके, तो अगर ये वाला सिनेरियो है तो आपको फॉल्स पॉजिटिव या तो यहाँ पे लाई करेगा इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे ऐसे लाई करेगा, यहाँ पे लाई नहीं करेगा, लोअर रीजन में लाई नहीं करेगा। ओके, तो आपके क्या फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रू नेगेटिव्स। ओके, सो ये एक मतलब डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है, ये वाली सिचुएशन एक डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि व्हाट यू वांट कि आपका जो ट्रू नेगेटिव्स वाला कॉलम है, ट्रू नेगेटिव है, यहाँ पे आपका फॉल्स पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पे आपका फॉल्स नेगेटिव है और यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव है। सो व्हाट यू वांट कि आपका जो ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव है ये ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव। ओके, दिस इज द डिजायरेबल थिंग दैट वी वांट इन अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कि आपका ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, ये दोनों ब्लॉक्स हैं, इनमें वैल्यूज ज़्यादा होनी चाहिए, करेक्ट क्लासीफाई ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सो आपकी एक्स एक्सिस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। ओके, सो ये तो एक्स एक्सिस का हो गया। while a higher y axis indicates higher number of true positives than false negatives। अब अगर आपके y axis हाई है तो सपोज करो आप इस C पॉइंट नहीं B पॉइंट को कंपेयर करो अगर E पॉइंट से, इस केस में क्या होएगा कि आपका B पॉइंट का ट्रू पॉजिटिव रेट और E पॉइंट का ट्रू पॉजिटिव रेट को अगर आप कंपेयर करोगे, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपका ये y एक्सिस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका ट्रू पॉजिटिव है वो बढ़ रहा है, वो ज़्यादा वैल्यू हो रही है एज कम्पेयर टू फॉल्स नेगेटिव। ओके, कि ट्रू पॉजिटिव बढ़ रहा है ये वाला एज कम्पेयर टू फॉल्स नेगेटिव। ओके, सो दिस इज अ डिजायरेबल थिंग, कि ये मतलब हमारे अच्छी चीज़ है, जितनी ज़्यादा आपका मॉडल की वैल्यू मतलब रिकॉल हाई होगा वो आपके लिए बढ़िया है। बट ये रिकॉल आपके तभी काम आएगा जब आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट ज़्यादा ना हो। ओके, सपोज करो एक मॉडल है, इसका यहाँ पर जाके हो रहा है आपका रिकॉल 1%, ओके 1 हो रहा है, तो वो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा क्योंकि उसका फॉल्स पॉजिटिव रेट बहुत हाई है। ओके, या एक मॉडल है उसका रिकॉल यहाँ पे जाके सपोज करो 1 हो रहा है, सो ये फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू दिस मॉडल। और एक मॉडल है जिसका कुछ इस टाइप से हो रहा है। ओके, तो ये वाला मॉडल और बेटर है एज कम्पेयर टू दिस मॉडल। ओके, क्योंकि यहाँ पे हायर आप देखो कम फॉल्स पॉजिटिव रेट के लिए आपकी हायर ट्रू पॉजिटिव रेट आप निकाल रहे हो इस ग्राफ से। ओके, सपोज इस पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ करो यहाँ पे तो आपकी यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव रेट यहाँ पर आएगी और फॉल्स पॉजिटिव रेट आएगी लगभग यहाँ पे। ओके, और सेम इसी फॉल्स पॉजिटिव रेट के लिए अगर आप दूसरों की ट्रू पॉजिटिव रेट देखो तो आपका बीच वाला जो ग्राफ है उसकी ट्रू पॉजिटिव रेट यहीं पर आएगी और इसके नीचे है तो इसकी यहीं पर आएगी। ओके, तो आप देख रहे हो फॉर सेम फॉल्स पॉजिटिव रेट अब जितनी हाई आपकी ट्रू पॉजिटिव रेट जाएगी
वो ग्राफ उतना रिलायबल है आपके लिए। सो द चॉइस ऑफ थ्रेशोल्ड डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू बैलेंस बिटवीन फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव। ओके, तो आपका जो थ्रेशोल्ड होता है बेसिकली वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, फॉल्स नेगेटिव पे और फॉल्स पॉजिटिव पे, कि हम इनको कितना अच्छा बैलेंस कर पाते हैं। ओके, जितना अच्छा बैलेंस करेंगे उतना अच्छा हमारा फॉल्स पॉजिटिव होगा। डिजायरेबल सिचुएशन क्या है, मेन आरओसी कर्व में क्या हमारे को डिजायरेबल है कि आपका टीपीआर हाई होना चाहिए, टीपीआर हाई होना चाहिए, और आपका एफपीआर लो होना चाहिए। बट नॉर्मल कंडीशन में हमारे को ऐसा नहीं होता कि आपका एफपीआर तो 0 है और टीपीआर आपका 1 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हम इन दोनों के बीच का बैलेंस देखते हैं। ओके, सपोज करो मेरा टीपीआर अगर 0.9 है और मैं अगर मेरा एफपीआर 0.1 कर रहा हूँ, ओके, ये वाला फिर भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है मेरे मॉडल्स के लिए। ओके, इतना सा ही मेरा एफपीआर आ रहा है, उस पर मैं इतना अच्छा टीपीआर गेट कर रहा हूँ, तो ये वाला मॉडल डिजायरेबल है। ओके, तो इस टाइप से बैलेंस आउट करना पड़ता है हमारे को कि हमारे को कितने एफपीआर पे कितना टीपीआर डिजायरेबल है। ओके, तो अभी इसको एक बार देखेंगे कोड के अंदर कि कैसे ये रन वर्क करता है। सो बेसिक थ्योरी यही है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई एयूसी आरओसी कर्व की, कि आपका टीपीआर हाई होना चाहिए और एफपीआर लो होना चाहिए। ओके, और ये रीजन कौन सा होता है, जस्ट लाइक ये वो वाला रीजन है जो आप यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो आपका रीजन होता है, ये आपका डिजायरेबल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, और जो जितना इस तरीके से टीपीआर के पास होके जाता है कर, वो उतना ही आपका अच्छा मॉडल होता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया था कि हमने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी थी। ओके, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है। ओके, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, pandas, numpy, seaborn और मैटप्लॉटलिब। नेक्स्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट, ये इंपोर्ट किए थे फिर स्टैंडर्ड स्केलर। और ये हमारा डेटा सेट था जिसमें से जेंडर, एज और एस्टिमेटेड सैलरी, ये हमारे इनपुट ट्रेनिंग कॉलम्स हैं बेसिकली, और ये हमारा आउटपुट कॉलम है परचेज। ओके, सो यहाँ पे हमने यूजर आईडी कॉलम को ड्रॉप कर दिया क्योंकि कोई काम का नहीं है, और जेंडर वाले कॉलम को हमने मैपिंग कर दी बेसिकली कि फीमेल है उसका 1 कर दो, मेल है उसका वैल्यू 0 कर दो। फिर df.info निकाला, जैसे मैं आज बता रहा था। सो यहाँ पे देखो हर किसी का डेटा टाइप इंटीजर 64 आ गया। ओके, सो दैट इज डिजायरेबल। ऊपर अगर हम ओरिजिनल इसका निकालते तो उसका ऑब्जेक्ट आता है हमारे डेटा टाइप। ओके, तो उसको एज इट इज हम उसको मॉडल में फीड नहीं कर सकते थे, तो उस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में हमने कन्वर्ट किया इस लाइन के थ्रू। ठीक है, इस लाइन के थ्रू। सो अभी हमारा पूरा डेटा सेट इंटीजर में आ गया है। ओके, सो यहाँ पे फिर हमने एक्स और वाई में बाइफर्केट किया डेटा को, कि आपका एक्स है उसमें सारा डेटा सेट आ जाएगा, ये 3 जेंडर, एज और एस्टिमेटेड सैलरी, और वाई में परचेज वाला कॉलम। देन हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया 0.2 से, मतलब टेस्ट साइज आपकी 20% और 80% आपकी ट्रेनिंग साइज। नेक्स्ट है यहाँ पे हम इस कोड ब्लॉक में हम स्केलिंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली स्केलिंग की है हमने एक्स ट्रेन पे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किया है स्टैंडर्ड स्केलर को, और ट्रांसफॉर्म किया है हमने एक्स टेस्ट पे। ओके, सो एक क्विक रिवीजन करते हैं। आप में से कौन बताएगा व्हाट इज स्टैंडर्ड स्केलर, क्या करता है स्टैंडर्ड स्केलर? यार मीन इज इक्वल टू 0 एंड मीन 0 करके स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 करता है। वेरी गुड। सो इसमें बेसिकली आपका जो मीन होता है, मीन को ये 0 कर देता है, और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको ये 1 कर देता है। ओके, और इसका अगर आप प्लॉट करोगे तो बेसिकली क्या होता है कि आपका अगर ये मीन आप यहाँ पे मानो, आपका 0 पे अगर मीन मानो, मतलब मीन आपका 0 पे कर देता है, तो बेसिकली आपका इस टाइप से हर किसी की शेप लाने की कोशिश करता है, हर उसकी आपका जो डेटा होता है उसकी इस टाइप से वो शेप लाने की कोशिश करता है कि आपका डेटा है उसको मीन के अराउंड सेंटर कर देता है, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 कर देता है। इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है, क्या फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड स्केलर का?
x minus x bar upon x standard y minus x bar x minus x bar by standard deviation. divided by standard deviation. divided by standard deviation of your पूरा x column, okay, x column का standard deviation, और फिर यहाँ पे xi होता है बेसिकली, और फिर इन सबका सम हो जाता है बेसिकली, नहीं सम नहीं होता, ओके, इसमें पर्टिकुलर वैल्यू ही कर रहा है तो सम नहीं होता बेसिकली, एक एक वैल्यू मॉडिफाई हो रही है ना इसमें. So this is the formula of standard scalar. Okay. So यहाँ पे स्केलिंग करी थी हमने, और उसके बाद यहाँ पे दो मॉडल डिफाइन किए थे. एक आपका मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला और एक है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर. ओके, ये दो मॉडल इसलिए डिफाइन किए क्योंकि इन दोनों मॉडल की हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे आरओसी कर्व से. ओके, ईयूसी आरओसी कर्व से हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे. सो यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये दोनों मॉडल जो ऊपर डिफाइन थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट, इन दोनों को हमने ट्रेन किया. मॉडल 1 डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, मॉडल 2 डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन. ओके, तो दोनों हमारे ट्रेन हो गए मॉडल. देन फिर यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबा, ये हमारा फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट करने का. सो ये प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट करी हमने मॉडल 1 डॉट प्रेडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबा एक्स टेस्ट के ऊपर. जो एक्स टेस्ट हमारा टेस्टिंग डेटा था उसके ऊपर हमने प्रेडिक्ट करी प्रोबेबिलिटीज हमारे आउटपुट कॉलम की. तो ये निकलेगी आपका जस्ट लाइक वाई, अगर आपका आउटपुट कॉलम है इस टाइप से एरे निकलता है इसके अंदर. ओके, एरे में क्या होता है कि यहाँ पे आपके 0 वाले क्लास की प्रोबेबिलिटी होती है और यहाँ पे आपके 1 वाले क्लास की प्रोबेबिलिटी होती है. इस टाइप से आपके हर एक टर्म के लिए अलग अलग एरे इस टाइप से क्रिएट होता है. ओके, तो उसमें हमारा जो भी कंसंट्रेशन रहता है वो 1 वाली क्लास के ऊपर रहता है मेजरली, और इसके ऊपर ही हम थ्रेशोल्ड लगाते हैं बेसिकली. ओके, तो इस टाइप से आपकी प्रोबेबिलिटीज है जो इस टाइप से शो होती है वो यहाँ पे इन पे स्टोर हो गई. prad अंडरस्कोर prob 1 और prad अंडरस्कोर prob 2, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, एक रैंडम फॉरेस्ट के लिए. ओके, तो इस टाइप से इन दोनों में स्टोर हो गए. नेक्स्ट है कि हम आरओसी ईयूसी कंप्यूट कर रहे हैं बेसिकली. तो हम कंप्यूट कैसे कर रहे हैं, आरओसी ईयूसी स्कोर होता है, ये जस्ट आपका स्कोर निकाल के दे देता है, यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती. बट फिर भी अगर आपको डिफरेंट मॉडल्स अगर कंपेयर करना है तो उसमें बेसिकली होता है कि जिस मॉडल का ज़्यादा स्कोर है आरओसी ईयूसी का, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अच्छा परफॉर्म करता है जिसका आरओसी ईयूसी स्कोर कम है. ओके, सो लाइक वाइज यहाँ पे हम वाई टेस्ट देंगे और ये जो प्रोबेबिलिटीज हमने प्रेडिक्ट करी थी वो देंगे, और उसका भी 1 वाला जो कॉलम है, इस टाइप से कॉलम थे उसमें कि एक 0 वाला प्रोबेबिलिटी है और एक 1 वाला प्रोबेबिलिटी है. तो यहाँ पे हम कि 1 वाली प्रोबेबिलिटी है, ये वाला कॉलम है, ये पूरा कॉलम ले रहे हैं इस prad अंडरस्कोर prob का. ओके, ये वाला पूरा कॉलम ले रहे हैं और वो उठा के यहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं, उससे हम ईयूसी स्कोर निकाल रहे हैं बेसिकली. ऐसे ही ईयूसी स्कोर 2 मॉडल 2 के लिए यहाँ पे भी हम वाई टेस्ट ले रहे हैं, पर यहाँ पे prad अंडरस्कोर prob 2 ले रहे हैं, सेकेंड मॉडल के प्रोबेबिलिटीज ले रहे हैं, और उसका भी हम सेम जो 1 वाला कॉलम है उसके ऊपर मतलब स्कोर निकाल रहे हैं. और फिर हमने इन दोनों स्कोर को यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ईयूसी स्कोर 1 और 2 को, और यहाँ पे इस टाइप से स्कोर आया. तो आपका फर्स्ट मॉडल था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, उसका आपका 96 आया, 0.96 आया, और दूसरा है रैंडम फॉरेस्ट का, इसका 0.97 आया. तो क्लियरली रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, इस केस में ये वाला पार्ट समझ में आया ना आप लोगों को, ये prad अंडरस्कोर prob क्या है और कैसे क्या ले रहे हैं. ओके, किसी भी स्टेप में भी डाउट हो तो एक बार बीच में पूछ लेना आप. रिपीट कर दीजिए कौन सा पार्ट? फिर ये कंप्यूटिंग आरओसी वाला. ओके, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम आरओसी ईयूसी स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, आरओसी ईयूसी स्कोर में क्या है, आपको 2 पैरामीटर देने हैं. एक आपका वाई टेस्ट होता है जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसका जो एक्चुअल आपका वाई टेस्ट है वो. ओके,
क्या ये सच में 0 है या 1 है, ये वो वाला डेटा है जिसपे कंपेयर करेगा मॉडल। ओके, एक्चुअल वाला डेटा है ये वाई टेस्ट, ये आपका प्रिडिक्टेड वाला डेटा है। दिस इज योर एक्चुअल डेटा, दिस इज योर प्रिडिक्टेड डेटा। और यहाँ पे ऊपर हमने प्रेड अंडरस्कोर प्रॉब करके प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करी थी। तो ये इस टाइप से शो होती है कि फर्स्ट आपके 0 क्लास की प्रोबेबिलिटी होती है, नेक्स्ट आपके 1 वाले क्लास की प्रोबेबिलिटीज होती है। तो इस सिंटेक्स में यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो 1 वाली क्लास की प्रोबेबिलिटीज है बस वो हमारी आ जाए यहाँ पे। ओके, हम 0 वाली क्लास को नहीं कर रहे, हम जस्ट 1 वाली क्लास वाला डेटा ले रहे हैं। फिर हम ये दोनों आर्गुमेंट्स ROC UC स्कोर में पास करा रहे हैं, तो हमारे को वो ROC UC स्कोर निकाल के दे रहा है। ये फर्स्ट मॉडल का स्कोर है, ये सेकंड मॉडल का स्कोर है, दोनों अलग अलग मॉडल्स हैं। ओके, फिर इन मॉडल्स का जब स्कोर निकाला तो यहाँ पे 0.96 आया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, 0.97 आया रैंडम फॉरेस्ट का। सो इन दोनों में से बड़ा कौन सा स्कोर है? रैंडम फॉरेस्ट वाले मॉडल का स्कोर बड़ा है। So in that case, your random forest model is performing better as compared to logistic regression, क्योंकि इसका ROC AUC score बड़ा है as compared to logistic regression. Okay, so this is how आपका ROC AUC कर्व यूज में आता है, ROC AUC स्कोर यूज में आता है। So next है, हम यहाँ पे ROC कर्व प्लॉट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, ये देखो प्लॉट करके देखते हैं ROC कर्व कैसा दिखता है। सो यहाँ पे ROC कर्व एक मेथड होता है आपके sklearn के अंदर। ये बेसिकली ROC कर्व की जो वैल्यूज है वो हमारे को देता है। तो यहाँ पे हम क्या पास करा रहे हैं कि आपका वाई टेस्ट है और आपका प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटीज है। ओके, जो हमने ऊपर देखा था उसमें भी 1 वाले कॉलम की, जो 1 वाले क्लास का कॉलम है उसकी प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटीज है, ये दोनों पास करा रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारे को दे रहा है FPR, TPR और थ्रेश। सो व्हाट इज FPR? कोई बताएगा FPR1 क्या है? FPR1 है आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट। ओके, TPR1 है आपका ट्रू पॉजिटिव रेट फॉर फर्स्ट मॉडल, ये नेम मैंने दिया। ओके, और थ्रेश1 है आपका थ्रेशोल्ड, ओके, फॉर फर्स्ट मॉडल। सो बेसिकली एज यू नो कि आपका जो ROC कर्व है उसको क्या 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक उसको चाहिए होता है FPR, क्योंकि FPR वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करता है, तो उसको FPR की वैल्यू चाहिए। दूसरा उसको चाहिए TPR की वैल्यू, ओके, TPR की वैल्यू चाहिए। और तीसरी वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड। ओके, थ्रेशोल्ड वो वैल्यू होती है जिसपे मॉडल टेस्ट करता है, मतलब मॉडल क्या, ये ROC कर्व टेस्ट करता है कि इस थ्रेशोल्ड पे आपका ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट की वैल्यू क्या है। सो बेसिकली थ्रेशोल्ड की वैल्यूज इस टाइप से होती है कुछ। ओके, सो इन वैल्यूज को प्लॉट करके फिर आपको पूरा कर्व बनाता है। ओके, सो ये 3 वैल्यू रिटर्न करके देता है ROC फंक्शन। पहला है फॉल्स पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट और तीसरा है थ्रेशोल्ड। ओके, इस ऑर्डर में। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो दिस इज, तो ये फर्स्ट मॉडल के FPR, TPR और थ्रेशोल्ड है। नीचे वाले सेकंड मॉडल के हैं FPR, TPR और थ्रेशोल्ड। ओके, यहाँ पे सेकंड मॉडल के लिए कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेड अंडरस्कोर प्रॉब है ये सेकंड मॉडल का है, प्रेब अंडरस्कोर प्रॉब 2। ओके, सो यहाँ पे जो FPR, TPR और थ्रेशोल्ड है ये सेकंड मॉडल के आएंगे। ये फर्स्ट मॉडल हो गया, इस सेकंड मॉडल के फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव रेट्स हो गए। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने बेस मॉडल बनाया है। बेस मॉडल में हमने क्या किया है कि 0 आउटपुट दिया है पूरे डेटा का, कि आपके सारे डेटा का अगर आउटपुट 0 है, ओके, आपकी 0 और 1 क्लास है, और सपोज करो आपका मॉडल हर किसी के लिए 0 प्रेडिक्ट कर रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। ओके, इस टाइप से हमने उसका FPR और TPR यहाँ पे निकाल लिया है। ओके, सो ये हो गए, ये दोनों आपके रैंडम फॉरेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, ऊपर वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, नीचे वाला रैंडम फॉरेस्ट का फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव रेट, और लास्ट वाला है ये आपका बेस मॉडल है उसका हो गया। ओके, तो अब इन तीनों को प्लॉट करेंगे आप। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लॉट का सिंटेक्स लिखा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे लाइन प्लॉट हो रहा है, तो FPR1 है, TPR1 है, इन दोनों का प्लॉट करना है। ओके, मार्कर की वैल्यू मैंने स्टार दी है, लाइन, ये सारे तो
वैसे है, कॉस्मेटिक है। ओके, कि आप मार्कर क्या दे रहे हो, लाइन स्टाइल क्या दे रहे हो, कलर इसका ऑरेंज रखा है और लेबल इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन दिया। सेकंड प्लॉट है, मैंने FPR2 और TPR2 के बीच में किया है और बाकी इसकी वैल्यूज भी सेम है, कलर ग्रीन है, लेबल रैंडम फॉरेस्ट है। और लास्ट है, ये मेरा बेस मॉडल का है, P_FPR P_TPR करके। ओके, और इसका कलर ब्लू रखा है। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे मैंने टाइटल वगैरह X लेबल Y लेबल ये दिया। जब इसको हम देखेंगे प्लॉट करके, इसमें हमने देखा कि जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था कि आपका बेस मॉडल है, उसका इस टाइप से ग्राफ आ रहा है और ऑरेंज वाला आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। ये देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऑरेंज आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है और ग्रीन आपका रैंडम फॉरेस्ट का है। तो अब आप इस ग्राफ को देख के भी बता सकते हो कि आपका जो एरिया है रैंडम फॉरेस्ट के अंदर का एरिया, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर का एरिया इस टाइप से निकलेगा। ये रैंडम फॉरेस्ट के अंदर का एरिया होगा। ओके, ये पूरा का पूरा ये एरिया है, ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये आपको दिख रहा है इस ग्राफ से। तो इस वजह से आपको जो रैंडम फॉरेस्ट की परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी एज कम्पेयर टू योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और ये चीज़ आप क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स के अंदर भी देख सकते हो, मतलब क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर भी देख सकते हो बेसिकली, कि आपका जो रैंडम फॉरेस्ट है वो अच्छा क्लासिफाई करेगा, स्लाइटली बढ़िया क्लासिफाई करेगा एज कम्पेयर टू योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, तो एरिया अंडर द कर्व समझ में आया ना कि कैसे क्या हम निकाल रहे हैं, कौन सा एरिया निकालना बेसिकली। इसमें किसी को डाउट थोड़ी ना एरिया अंडर द कर्व में। अगर कोई डाउट है एक बार तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो इस पॉइंट पे। No, sir. ओके, इसके अंदर बस यही है कि आपका जो ये, हाँ मैंने पहले बता ही दिया था कि EUC लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है वो कम है और रैंडम फॉरेस्ट का है वो ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट है वो बेटर जॉब कर रहा है क्लासिफाइंग पॉजिटिव क्लास इन द डेटा सेट। ओके, सो अभी ये है कि ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करने का प्रोसेस। ओके, सो बेसिकली जी मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन करके होता है, ये इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन के लिए यूज में आता है। सो इसका फॉर्मूला ऑप्टिमल कुछ, थ्रेशोल्ड क्या होता है? ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड वो होता है कि सपोज करो आपके मॉडल का डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड है 0.5। ओके, बट आपके जस्ट लाइक आपने जैसे ऊपर देखा, यहाँ पे ये जो मार्कर्स दिख रहे हैं आपको, जस्ट लाइक ये बड़ा स्टार है, ये स्टार है, ये आपके अलग अलग थ्रेशोल्ड्स की वैल्यू है। इस थ्रेशोल्ड पे आपके TPR और FPR की ये वैल्यू है। सो बेसिकली आपके ROC कर्व में आपको ये वाले जो थ्रेशोल्ड है ये सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इन थ्रेशोल्ड्स पे आपकी बेस्ट वैल्यू आएगी। ओके, इन थ्रेशोल्ड्स पे आपकी बेस्ट वैल्यूज आएगी, आपके मॉडल की परफॉर्मेंस आएगी। सो अभी आपने रैंडम फॉरेस्ट का ड्रॉ किया, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला है वो ड्रॉ किया, दोनों मॉडल्स का ड्रॉ किया। अब कोई मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड क्या है, इस वाले पॉइंट का थ्रेशोल्ड क्या है, आप बताओ, तो आप कैसे बताओगे मेरे को ये थ्रेशोल्ड क्या है? 0.9। नहीं, ये आपका ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यूज है, ये थ्रेशोल्ड की वैल्यूज नहीं है। ओके, सो इसको निकालने का तरीका है वो हम आगे देखेंगे कि हाउ टू फाइंड दीज थ्रेशोल्ड्स, जो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स हैं इनको कैसे फाइंड किया जाए। सो बेसिकली जी मीन्स क्या करता है, ये आपका बैलेंस सीख करता है, सेंसिटिविटी में और स्पेसिफिसिटी में दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ओके, आपका जी मीन्स। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपको करेक्ट वैल्यू देगा, बट फिर भी आपको ये आपको EUC ROC कर्व में प्लॉट करके देखना चाहिए कि आपका थ्रेशोल्ड किस रीजन में आ रहा है। ओके, और फिर आपको इससे कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बना के देखनी चाहिए कि आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स की कैसी आ रही है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या वैल्यूज आ रही है, F1 स्कोर की क्या वैल्यू आ रही है। जस्ट ब्लाइंडली इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करता है, जैसा कि अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में होता है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। ओके, सो आपका सेंसिटिविटी होता है TPR ट्रू पॉजिटिव रेट और स्पेसिफिसिटी होता है 1 -
फॉल्स पॉजिटिव रेट। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर रूट ले रहे हैं और मल्टीप्लाई, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको ही हमने यहाँ पे नीचे लिखा है। सो ये वाला लाइन है, इसमें आपका फर्स्ट मॉडल का जी मीन ज्योमेट्रिक मीन निकला है और ये वाली लाइन में आपका सेकेंड मॉडल का ज्योमेट्रिक मीन निकाला है। ओके, तो इस टाइप से ज्योमेट्रिक मीन निकाला था और ये आपका टीपीआर अगर आप चलाओगे तो इस टाइप से आपके ट्रू पॉजिटिव रेट्स इतनी है। ओके, सो अराउंड 15 वैल्यूज यहाँ पे है आपके ट्रू पॉजिटिव रेट्स की और लगभग यहाँ पे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके थ्रेशोल्ड, अलग अलग थ्रेशोल्ड्स की वैल्यू है। जस्ट लाइक मैं अगर TPR1 को मैंने रन किया तो TPR1 के अंदर की ये वैल्यूज है, थ्रेश 1 को मैंने रन किया तो फर्स्ट मॉडल के थ्रेशोल्ड्स की वैल्यू क्या क्या है वो ये रही। ओके, ऐसे ही मैंने जी मीन्स को अगर रन किया तो यहाँ पे ये सारे जी मीन्स की वैल्यू आ गई जो जी मीन्स के अंदर है। सो अभी कंसेप्ट ये है कि आपका जो हाईएस्ट जी मीन होएगा, जस्ट लाइक दिस इज योर हाईएस्ट जी मीन्स, आपके जो एरे है उसमें इस इंडेक्स पे जो आपका थ्रेशोल्ड होगा। ओके, इस इंडेक्स पे थ्रेशोल्ड कौन सा होगा, लगभग मेरे को लगता है ये वाला थ्रेशोल्ड होगा। ओके, शायद। सो ये वाला जो थ्रेशोल्ड होगा क्योंकि सेम इंडेक्स है। ओके, अगर इसको देखो आप, जस्ट लाइक बैकवर्ड अगर मैं जाऊँ या इसको फॉरवर्ड जाएं तो 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13th इंडेक्स पे आपका हाईएस्ट जी मीन है। अब इसी 13th इंडेक्स पे जो आपका थ्रेशोल्ड होएगा वो आपका ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड होएगा बेसिकली। ओके, तो इसकी 13th इंडेक्स काउंट कर दें। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिस 13। सो ये आपका इंडेक्स होएगा, ये आपका ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड होना चाहिए, आपके थ्रेशोल्ड की ये ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको ऑटोमेटिकली फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो जी मीन वाला जो एरे है उसका मैक्सिमम निकाल रहे हैं इंडेक्स की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स कौन सा है। सो np.argmax ये आपका इंडेक्स फाइंड करता है, आपका मैक्सिमम जो वैल्यू होती है आपके एरे में। ओके, तो आपके जी मीन्स जो एरे है उसकी मैक्सिमम वैल्यू इसने निकाली 13th इंडेक्स पे। ओके, अब ये जो 13th इंडेक्स है ये हमने स्टोर कर लिया इसमें IX1 में। IX1 हमारा इंडेक्स वैल्यू है मैक्सिमम उसका, और ऐसे ही जी मीन्स 2 का आर्गमैक्स निकाला हमने और वो स्टोर किया IX2 में। सो IX1 मतलब फर्स्ट मॉडल का इंडेक्स है जहाँ पे ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है, और ये सेकेंड मॉडल के लिए है जिस इंडेक्स वैल्यू जिसपे उसका थ्रेशोल्ड सबसे बढ़ जाए। तो यहाँ पे थ्रेश1 जो हमारा एरे था ऊपर, ये थ्रेश1 एरे है, इसके अंदर जब मैंने ये वाला इंडेक्स पास किया IX1 वाला जिसकी वैल्यू 13 है तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.351। ओके, और यही वैल्यू हमारी आई थी जब हमने काउंट किया था बेसिकली ये वाली। ओके, 0.351। ओके, यहाँ पे e⁻⁻⁻1 है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है आपको, बट एक्चुअली में 0.351 ही है। ओके, और यहाँ पे फिर हमने प्रिंट किया था कि इसका बेस्ट थ्रेशोल्ड ये है और इसका जी मीन्स की वैल्यू ये है। ओके, और ऐसे ही मॉडल 2 के लिए बेस्ट थ्रेशोल्ड की वैल्यू इतनी है और जी मीन्स की वैल्यू इतनी है। यहाँ पे थ्रेश2 जो है उसमें इंडेक्स जो 2 है वो हमने पास किया, IX2 पास किया, तो ऐसे हमारे को मिला। और अभी ये जो बेस्ट थ्रेशोल्ड है इसकी वैल्यू एक बार हम प्रिंट करके देखेंगे ROC कर्व में कि वो कहाँ पे लाई कर रही है। ओके, सो ये वाला कोड एकदम सेम था ऊपर वाले के जैसे, ये दो एडिशन हमने किया है। सो FPR1 की वैल्यू ली है इस वाले इंडेक्स पे, TPR1 की वैल्यू ली है इस वाले इंडेक्स पे। ओके, और इसका कलर ब्लैक मार्क कर दिया है। ओके, ऐसे ही मॉडल 2 के लिए FPR2 की वैल्यू ली है IX2 इंडेक्स पे, TPR2 की वैल्यू ली है IX2 इंडेक्स पे, और इसका भी कलर ब्लैक मार्क कर दिया और मार्कर भी इसके 0 कर दिया। ओके, तो इसको हमने प्रिंट करके देखा तो आप देखो आपका ये रीजन पे आया। ओके,
ये रीजन आया आपके रैंडम फॉरेस्ट का और ये वाला आया आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो प्लॉट करके भी लग रहा है कि हाँ ये सही मतलब इसने दिया है थ्रेशोल्ड। ओके, बट अगर आपको मान लो ये वाला सेलेक्ट करना होता, ओके, तो उस टाइप से फिर आप देख सकते थे कि आपका मतलब कौन सा थ्रेशोल्ड है। जिससे इससे अगर आप कम लो थोड़ा थ्रेशोल्ड, ओके, थ्रेशोल्ड वाले एरे में ये कितने पॉइंट्स जाके कम आ रहा है, तो उस हिसाब से भी आप खुद सर्फ करके देख सकते हो कि किस पे आपका पॉइंट आ रहा है। ओके, ओके, सो ये आपका आ गया। और फिर उसको मतलब एक यहाँ पे कस्टम फंक्शन फिर मैंने बनाया था कि अगर आपको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे देखना है कि आपका कैसा आउटपुट आ रहा है, उसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आपका जो नॉर्मल मॉडल है वो 0.5 थ्रेशोल्ड लेता है और इंटरनली उसको चेंज करने का मतलब मेरे को अलग अलग मॉडल में अलग अलग होता है। सो इट इज़ बेटर कि आप एक दूसरा फंक्शन बना लो। तो बेसिकली क्या है कि वो आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू लेगा और फिर यहाँ पे उसको कंपेयर करके आपको रिजल्ट दे देगा। ओके, बेसिकली ट्रू और फॉल्स यहाँ पे देता है कि अगर आपका जो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, मॉडल और एक्स टेस्ट इनपुट में ले रहे हैं और यहाँ पे जो आपका मॉडल है उसको हम कर रहे हैं प्रेडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबा एक्स टेस्ट के ऊपर। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट करके देगा। वो प्रोबेबिलिटीज हम प्रॉब्स के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, प्रॉब्स में स्टोर करेंगे और फिर यहाँ पे जो प्रॉब्स वाला कॉलम है उसका जो वन वाली क्लास का कॉलम है उसको कंपेयर करा रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करा रहे हैं थ्रेशोल्ड से। ओके, तो सपोज करो अगर किसी की प्रोबेबिलिटी है 0.6, ओके, और आपका थ्रेशोल्ड है 0.5 सपोज करो, तो जब आप उसको इस टाइप का वैल्यू दोगे तो वो कंपेयर करेगा कि क्या 0.6 बड़ा है 0.5 से, तो आंसर आया ट्रू। ओके, तो ट्रू आंसर आया। अब इस ट्रू को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो वो 1 हो जाता है और अगर फॉल्स को इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो वो 0 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 0101 की फॉर्म मिल जाएगी। ओके, तो इस फंक्शन को यूज करके हम यहाँ पे हमारा वाई प्रेड बना रहे हैं बेसिकली, जिससे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। इसमें प्रॉब्लम किसी को इस फंक्शन में? सो लास्ट में फिर हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में यहाँ पे हम वाई प्रेड 1 और वाई प्रेड 2 बना रहे हैं। तो कस्टम प्रिडिक्ट, ये कस्टम प्रिडिक्ट वाला फंक्शन है वो मैंने कॉल किया। इसमें मॉडल 1 फीड किया, एक्स टेस्ट फीड किया और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू थी फर्स्ट मॉडल के लिए, फिर मॉडल 2 एक्स टेस्ट और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू थी सेकंड वाले कॉलम के लिए। ओके, इन दोनों को फिर फीड किया तो यहाँ पे हमारे को वाई प्रेड 1 और वाई प्रेड 2 मिल गए। ओके, अब इन वाई प्रेड को यूज करके हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जब वाई प्रेड 1 करके हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करी तो आप देखो आपके 26 थे जो करेक्ट क्लासीफाई हो रहे हैं, 26 पॉइंट्स करेक्ट क्लासीफाई है, 44 पॉइंट्स भी करेक्ट क्लासीफाई है, जो जीरो थे वो एक्चुअल जीरो है। ओके, एक्चुअल जीरो थे, प्रेडिक्टेड भी जीरो है। 8 पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली में जीरो थे बट आपका मॉडल 1 प्रिडिक्ट कर रहा है और 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में जिनको मतलब ये परचेज वाला डेटा सेट है ना, तो एक्चुअली में वो लोग परचेज करेंगे पर आपका मॉडल है वो कह रहा है कि नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ ये आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसी के नीचे जाते हैं तो आपका रैंडम फॉरेस्ट की कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाती है। सो आप दोनों को कंपेयर करो, आप यहाँ भी 26 है, यहाँ भी 26 है, दोनों सेम है। ओके, 26 इसका ट्रू पॉजिटिव 26 है, मतलब 26 सही क्लासीफाई कर रहा है। बट इसमें अंतर क्या आ रहा है, 44 इसके ट्रू नेगेटिव है और यहाँ पे 51 है, मतलब ये नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव्स है वो ये सही से क्लासीफाई कर रहा है रैंडम फॉरेस्ट। मतलब जो लोग सच में परचेज नहीं करेंगे उनको वो करेक्टली क्लासीफाई कर रहा है ज़्यादा एज कम्पेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और इस कारण क्या है, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जस्ट एक रिकॉर्ड है कि जो आपके मॉडल ने कहा है कि हाँ ये परचेज करेगा, पर आपका एक्चुअल जो डेटा है उसमें है कि वो परचेज नहीं करेगा। ओके, तो जस्ट एक रिकॉर्ड ऐसा है। और यहाँ पे भी आपका ये 2 है, यहाँ पे आपका जो फॉल्स नेगेटिव है वो भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है।
फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि आपका ये जो लोग हैं वो परचेज करेंगे बट आपका मॉडल कह रहा है कि नहीं करेंगे। ओके, सो ओवरऑल देखो कि आपका रैंडम फॉरेस्ट ने आपका जो फॉल्स पॉजिटिव है उसको इम्प्रूव किया है बेसिकली, तो इससे इसका AUC बेटर हुआ है। तो हमने इनका क्या कंपेयर किया था, हमने इनका AUC कंपेयर किया, AUC में आपका रैंडम फॉरेस्ट था वो बेटर आ रहा था। ओके, और फिर इन पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड्स को जब हमने प्लॉट करके देखा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी आपके रैंडम फॉरेस्ट की बढ़िया आ रही है एज कम्पेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, सो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली डिफरेंट मॉडल्स, और फिर आप थ्रेशोल्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से थ्रेशोल्ड पे आपको मतलब अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। ओके, सो दिस इज योर ROC AUC। अभी आया समझ में? Yes, यस sir. सर। ओके, तो आज की क्लास को रैप अप करते हैं। जिस किसी ने भी असाइनमेंट अभी तक नहीं दिया है सबमिट कर देना, और कल हम डिसीजन ट्री एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। आपका ट्री बेस्ड एल्गोरिदम से स्टार्ट होगी कल से, तो कल हम डिसीजन ट्री पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank थैंक यू सर।